गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो क्वेश्चन नंबर एट्थ और नाइन्थ, हाँ एट्थ और नाइन्थ होमवर्क में था और आपका बोलना है एट्थ और नाइन्थ हो गया है, आ गया आपको, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलो फिर टेंथ पे आते हैं। डाउट हो एट्थ और नाइन्थ में तो पूछना है। तो टेंथ पढ़ते हैं अभी हम। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड रेशोज प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2023 एंड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट फॉर मेसर्स गांगुली एंड कंपनी। तो आपको वही एक इनकम स्टेटमेंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो एवरेज स्टॉक दिया है, जो दिया है वो एवरेज है, ये समझना, जो दिया है वो एवरेज है। ठीक है, अभी दिख रही है स्क्रीन? पहले दिख रही थी, हाँ मॉड्यूल दिख रहा है। तो जो दिया है वो एवरेज स्टॉक है 10 lakhs। नेक्स्ट करंट रेशो दिया है 3:1, करंट रेशो है। एसिड टेस्ट रेशो है 1:1। करंट रेशो का मतलब था करंट लायबिलिटी के 3 times करंट एसेट है। और एसिड टेस्ट रेशो का मतलब है कि करंट लायबिलिटी के इक्वली क्या है, करंट लायबिलिटी के इक्वल है आपका क्विक असेट। क्विक असेट और करंट असेट और क्विक असेट का फर्क है इन्वेंट्री का। देखेंगे पीबीआईटी टू पीबीटी, पीबीआईटी टू पीबीटी ये है 2.2:1। मतलब पीबीटी अगर 1 है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 है, तो पीबीआईटी 2.2 है उसके। सिंपल है। एवरेज कलेक्शन पीरियड अज्यूम 360 डेज इन ईयर। एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया है, अज्यूम 360 डेज इन ईयर। मतलब ये डेटर्स वेलोसिटी है 30 डेज। इसका मतलब हुआ इक्वल टू 30 डेज क्रेडिट सेल, इक्वल टू 30 डेज क्रेडिट सेल इज योर एवरेज डेटर्स। एवरेज रिसीवेबल इज इक्वल टू 30 डेज क्रेडिट सेल। स्टॉक टर्नओवर रेशो यूज सेल्स एज अ टर्नओवर। तो सेल्स को टर्नओवर यूज किया उन्होंने, सीओजीएस को नहीं, सीओजीएस को नहीं, सेल्स को यूज किया है और 5 टाइम्स बोला है। तो स्टॉक के 5 टाइम्स सेल है, एवरेज स्टॉक के 5 टाइम्स सेल है। फिक्स असेट टर्नओवर रेशो 0.8 टाइम्स। तो सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स असेट 0.8 है। वर्किंग कैपिटल दे दिया है 10 lakhs। नेट प्रॉफिट रेशो दिया है 10%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दिया है 40%। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 9 lakhs। तो जो हम ग्रॉस प्रॉफिट के बाद माइनस करेंगे ईबीआईटी ढूंढने के लिए या पीबीआईटी ढूंढने के लिए, तो वो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लॉन्ग टर्म लोन 12%, लॉन्ग टर्म लोन दिया है 12% और टैक्स दिया है नील, टैक्स की वैल्यू नील है। ठीक है, चलो तो शुरुआत करनी है। सिंपल सा है, बहुत कुछ चीजें दी है। तो हम जिस जिस भी अकाउंट का बैलेंस बोलो या जिस भी वैल्यू दी होगी, जिस चीज की वैल्यू दी है हम ट्राई करेंगे उससे शुरू करें। तो वैल्यू हमारे पास एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू है नीचे 9 lakhs, उसके ऊपर वर्किंग कैपिटल की वैल्यू है 10 lakhs। हाँ, वर्किंग कैपिटल से हम शुरुआत कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दी है 10 lakhs और हमारे पास करंट रेशो है। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू पता हो और हमको करंट रेशो दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं, चेक करो। हाँ, करंट असेट करंट लायबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। आप करो शुरू, मैं 1 मिनट में शुरू करता हूँ। 1 मिनट। करो शुरू। ओके, चलो अब साथ में करते हैं।
ध्यान देना। तो हमने बोला सबसे पहले वर्किंग कैपिटल हमको पता है और करंट रेशो हमको पता है, तो हम वर्किंग कैपिटल और करंट रेशो का यूज करके 10th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम बोलेंगे करंट रेशो इज 3:1, that is 3. So current asset is equals to 3, current liability is equals to 2, 3 minus 2, तो ये आ गया वर्किंग कैपिटल इन टर्म्स ऑफ रेशो। सो करंट असेट, अब क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। वर्किंग कैपिटल एक्चुअल में हमारे पास वर्किंग कैपिटल की वैल्यू है 10 lakhs, तो हम बोलेंगे फॉर 10 lakhs वर्किंग कैपिटल इज 1, सॉरी उल्टा होगा 1 नहीं है, यहाँ पे करंट लायबिलिटी 1 है, करंट लायबिलिटी 1 है और वर्किंग कैपिटल 2 है, क्योंकि रेशो 3:1 है। करंट लायबिलिटी 1 हो तो करंट एसेट 3 होता है, करंट लायबिलिटी 1 हो तो करंट एसेट 3 होता है। तो इफ करंट एसेट इज 3, करंट लायबिलिटी इज 1, सो वर्किंग कैपिटल विल बी 2, 3 minus 2 इट विल बी 2, 3 minus 1 इट विल बी 2। तो हम बोलेंगे फॉर वर्किंग कैपिटल 2 देयर इज एक्चुअल फिगर 10 lakhs, so for 2 10 lakhs, then for 3 how much? So cross multiplication, current asset will be 10 lakhs multiplied by 3 divided by 2. So 10 lakhs multiplied by 3 divided by 2, it comes 15 lakhs. So current asset will be 15 lakhs. Next, current liability, same cross multiplication. For 2 working capital is 10 lakh, for 2 working capital is 10 lakh, then for 1 how much will be the current liability? So 10 lakh multiplied by 1 divided by 2, so it comes 5 lakhs, correct? So current asset 15 lakhs and current liability will be 5 lakhs. तो ये दो मिल गया हमको। Now we can compute, we know the acid test ratio, as we know the acid test ratio 1:1, so we can compute quick asset, and from quick asset we will get inventory. So quick asset, this is first, this is second. Quick asset quick ratio is equals to quick asset divided by current liability. Quick asset divided by current liability, which is 1:1. So quick ratio is 1. So current liability is equals to quick asset. तो क्विक असेट कितनी आ जाएगी? जितनी करंट लायबिलिटी है। तो क्विक असेट विल बी 5 lakhs. अगर क्विक असेट 5 lakh है तो वी विल गेट नॉट एवरेज इन्वेंट्री, वी विल गेट क्लोजिंग इन्वेंट्री इफ क्विक असेट इज 5 lakh and total current asset is 15 lakhs. Difference between quick asset and current asset is inventory and prepaid expense. Difference between quick asset and current asset. क्विक असेट हमें कैसे मिलती है? क्विक असेट हमें मिलेगी करंट असेट माइनस इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस ये फर्क होता है करंट असेट और क्विक असेट में। तो हम इन्वेंट्री अगर जानना चाहते हैं, इफ वी आर फाइंडिंग इन्वेंट्री, तो वी नीड टू डिडक्ट करंट क्विक असेट फ्रॉम करंट असेट, करंट असेट माइनस क्विक असेट विच इज 15 lakhs minus 5 lakh
10 lakh. सो इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमको क्या मिल गई है? क्लोजिंग इन्वेंट्री. अब हमारे पास एवरेज स्टॉक है, एवरेज स्टॉक 10 लाख का है, एवरेज स्टॉक 10 लाख का है और क्लोजिंग स्टॉक भी 10 लाख का आया. एवरेज स्टॉक भी 10 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक भी 10 लाख है. दैट मींस ओपनिंग स्टॉक भी वही रहेगा. ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? एवरेज स्टॉक को डबल करेंगे, एवरेज स्टॉक को डबल करेंगे. तुम एवरेज स्टॉक के फॉर्मूले में पुट करो वैल्यूज. एवरेज स्टॉक को डबल करना है और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक हटा देना है. So average stock 10 lakhs into 2, 20 lakhs. 20 lakhs minus again 10 lakhs. So 20 lakhs minus 10 lakhs, it comes 10 lakhs. तो ओपनिंग स्टॉक 10 लाख आ गया. ओपनिंग स्टॉक 10 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख, एवरेज स्टॉक भी 10 लाख है. तो हमको मिल गई करंट असेट, करंट लायबिलिटीज, उसमें भी क्लोजिंग इन्वेंट्री हमको मिल गया. ठीक है, अब और क्या ढूंढ सकते देखते हैं. स्टॉक टर्नओवर रेशो, वी नो द स्टॉक टर्नओवर रेशो 5 टाइम्स. और स्टॉक टर्नओवर रेशो इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कंप्यूट स्टॉक टर्नओवर रेशो बाय यूजिंग सेल्स. या ऑलरेडी दे कंप्यूटेड टैक्स स्टॉक टर्नओवर रेशो बाय यूजिंग सेल्स. तो सेल की वैल्यू यूज करके उन्होंने स्टॉक टर्नओवर रेशो निकाला है. तो हम अब हमको एवरेज स्टॉक पता है तो हम इससे सेल निकाल सकते हैं. तो थर्ड वन, फोर्थ वन, वी कैन कंप्यूट सेल बाय स्टॉक टर्नओवर रेशो. तो स्टॉक टर्नओवर रेशो इज इक्वल्स टू, टर्नओवर रेशो है तो सेल्स ऊपर आएगा. जनरली सीओजीएस आता है. इन स्टॉक टर्नओवर रेशो सीओजीएस होना चाहिए, बट उन्होंने बोला कि सेल्स यूज किया इसलिए हमने सेल्स ले लिया. सेल्स डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, सेल्स डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक. तो सेल्स इज, सेल्स नहीं पता बट स्टॉक टर्नओवर रेशो पता है 5 टाइम्स. 5 टाइम्स. तो स्टॉक टर्नओवर रेशो 5 आएगा. सेल्स पता नहीं है, सेल्स निकालना है. एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक मालूम है 10 लाख. सो वी विल गेट सेल्स बाय मल्टीप्लाइंग 10 लाख बाय 5. तो 10 लाख इंटू 5, 50 लैक्स. तो अब सेल्स आ गया हमारे पास 50 लाख. अब सेल्स आने की वजह से हम फिक्स एसेट भी ढूंढ सकते हैं. फिक्स एसेट भी ढूंढ सकते हैं क्योंकि फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो हमारे पास है. फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो 0.8 है. तो नेक्स्ट इज फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट बाय फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो. फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो से जाएंगे. फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो इज इक्वल्स टू सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज फिक्स एसेट. सेल्स डिवाइड बाय एवरेज फिक्स एसेट. अब ये एवरेज फिक्स एसेट मतलब ये अपनी क्लोजिंग एसेट आ जाएगी. 0.8 इज इक्वल्स टू सेल डिवाइडेड बाय, सेल्स की वैल्यू पता है. अब सेल्स लिख देंगे 50 लैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट. फिक्स एसेट, फिक्स एसेट इधर भेज देते हैं. फिक्स एसेट इज इक्वल्स टू 50 लैक्स डिवाइडेड बाय 0.8 कर देंगे. 50 lakhs divided by 0.8 which comes 62,50,000. चेक कर दो. फिक्स एसेट आया है आपका 62,50,000. करेक्ट, वेरी गुड. नेक्स्ट, अब क्या निकाल सकते हैं? फिक्स एसेट हो गया है. एवरेज कलेक्शन पीरियड, वी नो द एवरेज कलेक्शन पीरियड दैट इज डेटर्स वेलोसिटी रेशो. So from debtors velocity ratio we can get average debtors. Next we will find debtors या receivables.
रिसीवेबल्स, तो डेटर्स वेलोसिटी रेशो is equals to average debtors. What is the formula? Average debtors divided by daily credit sale, divided by daily credit sale. We can assume here all the sale is credit sale only. All the sale is credit sale only. Debtors velocity ratio, we know the answer, 30 days. So 30 is equals to average debtors divided by, for computing daily credit sales we need to divide sales by 360 days. 360 डेज उन्होंने बोला है कंसिडर करो. ओके 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 सॉरी 62,50,000 इज फिक्स्ड असेट, सेल्स इज 50 lakhs. तो 50 lakhs divided by 360, so it is 13,888.8888. So average debtors will be 13,888.8888 into 30. कैलकुलेटर पे पूरे 8 रखना, फिर भी वो 41,6667 आ रहा है. 4,16,667 करेक्ट है, यही आया. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, और क्या है हमारे पास अब ढूंढने जैसा? स्टॉक टर्नओवर रेशो हो गया, फिक्स्ड वर्किंग, नेट प्रॉफिट रेशो. वी नो द नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो. वी कैन कंप्यूट जीपी एंड एनपी. तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? सेल्स के 40%. वी नो द सेल इज, लिख लेते हैं, सेल इंटू 40%. सेल इज 50 lakhs, 50 lakhs के 40%, तो 20 lakhs. 20 लाख ग्रॉस प्रॉफिट है, और नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं 10% है, तो 8 नेट प्रॉफिट आएगा 50 lakhs, सेल्स के 10%, तो 50 lakhs के 10% 5 lakh. और क्या दिया है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है 9 lakhs. ओके, लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट दिया है, लॉन्ग टर्म लोन इंटरेस्ट इज 12%. ओके, अब इससे क्या समझेगा? लॉन्ग टर्म लोन इंटरेस्ट इज 12% दिया है, तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है. ध्यान से सुनना, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 12%. अगर हमको इंटरेस्ट की वैल्यू पता चल गई, तो हम उसको डिवाइड बाय 12% करके डेट की वैल्यू ढूंढ सकते हैं. हमको डेट की बैलेंस शीट बनानी है ना, तो हमको डेट की वैल्यू लगेगी, कितना टोटल डेट है. तो उसके लिए हमको चाहिए इंटरेस्ट की वैल्यू. अब इंटरेस्ट की वैल्यू कैसे ढूंढ सकते हैं? उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन है? करेक्ट, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट से हमको बैलेंसिंग फिगर से इंटरेस्ट की वैल्यू मिलेगी. तो हम ढूंढते हैं अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हम सीधा क्या करते हैं? एक और चीज, उन्होंने एक और रेशो बताया था ना ऊपर, हाँ, पीबीआईटी टू पीबीटी दिया है उन्होंने, पीबीआईटी टू पीबीटी. अब देखो, हाँ,
हमारा फ्लो कैसे होता है, अब वो सेल सीओजीएस वो थोड़ी देर बाजू में रखो, हम क्या करते हैं सेल्स माइनस सीओजीएस, सीओजीएस माइनस करके आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ओके ठीक है चलो पूरा ही बनाते हैं। सेल्स 50 lakhs लेस सीओजीएस, अब डायरेक्ट जीपी हमारे पास है तो हम पहले जीपी लिख देते हैं, जीपी इज 20 lakhs, हम जीपी से ही शुरू कर दे तो भी चलता, तो सीओजीएस है 30 lakhs, बैलेंसिंग फिगर से है। फिर जीपी में से हम माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो कि क्वेश्चन में बताए हैं, क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, वैसे भी अदरवाइज इंटरेस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट इज अ फाइनेंस एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट वैसे भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं आता, तो उन्होंने वैसे ही बोल दिया कि इसमें नहीं है इंटरेस्ट। 9 लाख, तो 9 लाख माइनस करेंगे तो आएगा हमको ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ईबीआईटी पता चल गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 11 लाख। अब होता क्या है, इस 11 लाख में से डिडक्ट होने चाहिए इंटरेस्ट, करेक्ट है ना, 11 लाख में से इंटरेस्ट जाने चाहिए जो अभी हमको नहीं पता, 11 लाख में से इंटरेस्ट जाने चाहिए तो वो हमको नहीं पता, वो जाने के बाद आता है पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब फिलहाल वो भी नहीं पता क्योंकि इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं पता। नेक्स्ट इसके बाद लेस करते हैं इसमें से टैक्स, टैक्स का रेट आई थिंक सो दिया है, ओके टैक्स इज नील, टैक्स का रेट कुछ नहीं है, टैक्स नील है, तो ये पक्का पता है कि ये जीरो है, टैक्स इज जीरो, तो टैक्स जीरो है, दैट मीन्स जितना पीबीटी है उतना ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। क्या हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पता है, क्या हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू, यस हमने नेट प्रॉफिट रेशियो निकाला था, मतलब हमने नेट प्रॉफिट ढूंढा था, हमको नेट प्रॉफिट पता है, और नेट प्रॉफिट मतलब ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू पैट, तो हमने नेट प्रॉफिट निकाला था और नेट प्रॉफिट था 5 lakhs का, तो अगर नेट प्रॉफिट 5 lakhs का है, टैक्स जीरो है, उल्टा जाएंगे, उल्टा, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 लाख है और वो बिना टैक्स कटे आया है, कोई टैक्स नहीं कटा, तो फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 5 लाख ही होगा, तो ये वैल्यू हमको मिल गई, ये वैल्यू है 5 lakhs। अब हमको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है कि 5 lakhs कैसे आया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 lakhs कैसे आया है, तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस हुआ होगा, ईबीआईटी में से कुछ तो इंटरेस्ट माइनस हुआ होगा तब जाके 5 लाख आया, तो 11 लाख में से कितने माइनस होते हैं तब 5 लाख बचते हैं, हम 11 में से 5 माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा 6 लाख, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, इसको स्टार कर देंगे, इधर बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 6 लाख, और अब ये 6 लाख कितने परसेंट से है, 12% से, तो आप ढूंढते हैं डेट, वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ डेट, तो डेट पे 12% से इंटरेस्ट लगा है, 12% से 6 लाख, सो 100% डेट के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12, तो वो आ जाएगा 50 lakhs, तो डेट की वैल्यू भी है 50 lakhs, आ गया था, क्लियर है ये 50 lakhs। ओके बट अब ना एक रेशियो उन्होंने दिया है, वो क्रॉस चेक करते वो मैच हो रहा है क्या अपना, क्योंकि उन्होंने पीबीआईटी टू पीबीटी दिया है हमको,
पीबी, तो अगर ये मैच हो रहा है तो ठीक, नहीं मैच हो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो आपका बोलना है मैच हो रहा है, तो पीबीआईटी कितना है 11 लैक्स, तो मैं सिर्फ क्रॉस चेक कर रहा हूं, 11 लैक्स डिवाइड बाय पीबीटी इज 5 लैक्स, तो 11 लैक्स डिवाइडेड बाय 5 लैक्स, यस 2.2, तो वो मैच है, तो उनका आंसर। तो हम क्या कर सकते थे, जैसे हमको पीबीटी पता चला ना, इतना फ्लो नहीं भी बनाते थे, समझो ये फ्लो नहीं बनाते थे, तो हम क्या कर सकते थे, हमको पीबीटी पता चल गया था, इसको हम और क्या कर सकते थे, हमको पैट मालूम था 5 लाख, नेट प्रॉफिट पता था 5 लाख, और क्वेश्चन में पढ़ने के बाद पता चला कि टैक्स नहीं है, तो नेट प्रॉफिट 5 लाख था, टैक्स नहीं था, सो पैट इज इक्वल्स टू पीबीटी, पैट इज इक्वल्स टू पीबीटी, तो पीबीटी 5 लाख आ गया, पीबीटी 5 लाख आ गया। अब हमको रेशो पता था, रेशो पीबीटी के कितने टाइम्स पीबीआईटी था, तो पीबीटी के उन्होंने बोला 2.2 टाइम्स पीबीआईटी था, तो हम पीबीआईटी निकाल सकते थे ऐसे, 5 लाख इंटू 2.2, तो वो आता था 11 लाख। और इंटरेस्ट की वैल्यू कैसे आ जाती थी, इंटरेस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन पीबीआईटी एंड पीबीटी, तो पीबीआईटी माइनस पीबीटी कर देते थे, तो 6 लाख वैसे आ जाता था, 11 लाख में से 5 लाख माइनस, ठीक है। तो बिना फ्लो बनाए ऐसे ढूंढ सकते थे, बट फ्लो से थोड़ा आसान हो जाता। ओके, अब क्या निकालना रह गया, लॉन्ग टर्म डेट हो गया। अब इक्विटी के बारे में कुछ नहीं बताया, शेयर कैपिटल के बारे में, शेयर कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला, बैलेंस शीट बनानी है ना हमें, प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, तो कैपिटल के बारे में कुछ नहीं है, सिर्फ फिक्स असेट हो चुका है, करंट असेट हो चुका है, तो अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम उसको शेयर कैपिटल पकड़ लेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम शेयर होल्डर्स फंड बोल देंगे। बैलेंस शीट इधर, इधर लिखते हैं फिक्स्ड असेट, इधर लिखते हैं फिक्स्ड असेट, फिक्स असेट कितना है, तो एक एक चीज हमें ढूंढ ली ऑलरेडी, 62,50,000, 62,50,000। फिर करंट असेट, करंट असेट में हमारे पास अलग अलग चीजें हैं, स्टॉक 10 लाख का निकाला था, रिसीवेबल्स, रिसीवेबल 41 समथिंग निकाला था, 4,16,667, 4,16,667। अब बाकी जो है वो कैश बैंक हो सकता है, बट हमको नहीं पता वो एग्जैक्टली कैश बैंक की है क्या, तो हम अदर करंट असेट लिख सकते हैं, अदर करंट असेट। अब वो कितने आएगी, टोटल करंट असेट में से ये माइनस कर देंगे, टोटल करंट असेट आई थिंक 15 लैक्स की थी, 15 लैक्स में से 10 लाख स्टॉक के गए, और 4,16,667, अब ये कैश एंड बैंक ही होगा, तो कैश एंड बैंक भी लिख सकते, ओके 83,333, तो ये हो गई एसेट साइड कंप्लीट। एसेट साइड की टोटल 62.5 प्लस 15, 77,50,000 आ रहा है। अब इधर जो है वो करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में आपको बाइफर्केशन नहीं पता, तो बस करंट लायबिलिटी लिख देंगे 5 लाख, हमने कंप्यूट की थी। फिर लॉन्ग टर्म डेट हमको पता है, लॉन्ग टर्म डेट हमने कंप्यूट किया था 50 लैक्स, अब जो बचा वो आया शेयर होल्डर्स फंड, तो कितना 77,50,000 माइनस 5 लाख माइनस 50 लैक्स, 22,50,000 इज द शेयर होल्डर्स फंड। आप स्टार कर देना, बैलेंसिंग फिगर लिख देना, दिस इज द बैलेंस शीट, दिस इज द बैलेंस शीट,
और एक काम करना है, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट ये वो नहीं चलेगा, उनको जो चाहिए ना वो अपने ट्रेडिंग और पीएनएल के फॉर्मेट में चाहिए। जैसे हमने बैलेंस शीट बनाई ना, वैसे उनको ट्रेडिंग पीएनएल में चाहिए होता है। फिर भी एक बार आंसर में देख लो उन्होंने कैसे बनाया है। तो पहला बनाते ट्रेडिंग, वैसे ही बना दिया है क्या? अगर वैसे होगा तो फिर ठीक है, फिर तो हमारा काम ही बच जाएगा फिर। बट ठीक है, वैसे भी बनाया और आपने अगर इस तरीके से बनाया तो भी चलेगा। ठीक है, फिर इससे एक काम करते हैं, ऐसे समझते हैं, अगर इनकम स्टेटमेंट पूछ लिया ना उन्होंने तो वो वाले फॉर्मेट में बनाना अपना पर्टिकुलर। ठीक है, और अगर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, पीएल अकाउंट बनाओ, तो फिर हम ट्रेडिंग पीएनएल बनाएंगे। तो इनकम स्टेटमेंट वो ऊपर बन चुका है, वही बता देंगे कि सेल से लेके पैट तक तो हमने सब कुछ बता ही दिया था, वहां बन गया ऑलरेडी इनकम। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो 10th हो गया है। चलो तो अभी सॉल्व करते हैं आपका जो स्टडी मटेरियल का मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 11 है, जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11 है, उसे सॉल्व करते हैं। जो हमारे क्वेश्चन बुक में है क्वेश्चन नंबर 17, बट उसके ब्रैकेट में कहा है हमने ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। करेक्ट, पढ़ते हैं। थोड़ा तकलीफ देने वाला क्वेश्चन है, बहुत से स्टूडेंट्स को ये बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, बट अभी हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि ये आपको बिल्कुल अभी के लिए तो समझ में आना ही आना है। बट जो वो डर लगता है ना कि सर वो इस क्वेश्चन में एक्स पकड़ना पड़ता है, वो का इक्वेशन बनाना पड़ता है, वो इक्वेशन बना के सॉल्व करो, और सर वो एक्स ही पकड़ेगा तो वो जहां पे एक्स पकड़ा वहां पे हमारी बत्ती गुल, ऐसा अगर आपको लगता है तो चलो इसको बिना एक्स पकड़े सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको बिना एक्स अज्यूम किए सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है बट है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मतलब थोड़ा मुश्किल है। अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और अभी अच्छे से नहीं सुना तो एक बार उसको अच्छे से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर ये बिल्कुल भी मुश्किल रहेगा नहीं। और अगर आपको ये पसंद आया तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करना, बताना कि क्वेश्चन नंबर 11 इतना भी मुश्किल नहीं है, और उसके लिए एक्स तो बिल्कुल भी लगता नहीं, जरूरत नहीं। तो देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ समराइज्ड बैलेंस शीट फॉर रुद्रा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। अगेन भाई अपने को क्या बनाना है? समराइज्ड बैलेंस शीट अपने को बनानी है। करेक्ट, तो समराइज बैलेंस शीट बनानी है। डेट इक्विटी रेशो दिया है पहला 1:1। डेट इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी रेशो मतलब हम बोलेंगे जो लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल्स टू इक्विटी फंड। लॉन्ग टर्म डेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटी फंड। तो जो भी क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेट्स होंगे, डिबेंचर्स होंगे या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होंगी, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डिबेंचर्स जो इक्वल है इक्विटी फंड से। इक्विटी फंड में हम क्या क्या लेंगे? इक्विटी फंड में लेंगे इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, या रिटेन अर्निंग जिसको बोलते हैं। तो चलो यहाँ पे 1:1 का है, मतलब जितना भी लॉन्ग टर्म डेट है उतना ही इक्विटी है, दोनों सेम है। करंट रेशो, करंट रेशो तो बचपन से आता है अपने को 3:1, दैट इज करंट असेट 3 है, करंट लायबिलिटी 1 हो तो। इफ करंट लायबिलिटी इज 1 देन करंट असेट मस्ट बी 3। तो करंट असेट इज 3 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी, ये भी समझ। फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो, टर्नओवर रेशो सबको ही पता है कि टर्नओवर रेशो जब भी आता है तो टर्नओवर रेशो में ऊपर सेल्स लेना होता है और फिर नीचे जिसके साथ वो कंपेयर किया जा रहा है, जिसका टर्नओवर निकाला जा रहा है वो। तो जैसे सेल्स डिवाइड बाय फिक्स असेट, ठीक है, सेल्स डिवाइड बाय फिक्स असेट, ब्रैकेट में बोला भी ऑन द बेसिस ऑफ सेल, वैसे भी फिक्स असेट टर्नओवर रेशो में सेल्स से ही कंपेयर करते हैं। एंड 4 है, आंसर इज 4, दैट इज सेल्स इज 4 टाइम्स ऑफ फिक्स असेट। सेल्स इज 4 टाइम्स ऑफ फिक्स असेट। फिक्स असेट 1 रही तो सेल कितना रहेगा? 4। स्टॉक टर्नओवर रेशो, अगेन टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो तो हम क्या बोलते हैं? टर्नओवर रेशो आया तो ऊपर सेल लेना है, नीचे स्टॉक लेना है। बट इन केस ऑफ स्टॉक, स्टॉक जो मेंटेन होता है, स्टॉक मेंटेन होता है कॉस्ट प्राइस पे। जनरली स्टॉक मेंटेन होता है कॉस्ट प्राइस पे, इसलिए फिर उसका टर्नओवर जो निकालेंगे वो सेलिंग प्राइस से थोड़ी ना निकालेंगे, सेल्स से नहीं निकालते, इसलिए सीओजीएस लेते हैं। हमने बोला है जब भी स्टॉक टर्नओवर लेना हो तो हम निकालते हैं सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, है ना। फॉर्मूला स्टॉक टर्नओवर रेशो का सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। बट इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो भले ही स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक है, बट इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया, इसलिए सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक क्या और क्लोजिंग स्टॉक एक ही बात हो गई यहाँ के लिए। तो सेल्स डिवाइडेड बाय स्टॉक, दैट मींस आपका स्टॉक जितना भी होगा उसके 6 टाइम्स, अगर स्टॉक ₹1 है तो उसके 6 टाइम्स मतलब ₹6 सेल्स रहेगा। ठीक, ये आ गए।
कैश इन हैंड इसकी वैल्यू दी है 5 लाख, इसकी वैल्यू दी है। रेशो के क्वेश्चंस में जहां पे वैल्यू आ जाए तो वहां से क्वेश्चन का आंसर शुरू होता है कि हाँ ये वैल्यू है, अब इसको कंपेयर करो कौन से रेशो में ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, कौन से फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे दूसरी वैल्यू ढूंढो। ठीक है, तो देखते हैं क्या ये कैश इन हैंड किसी वैल्यू किसी रेशो में पुट करते आएगा और उसके साथ कोई दूसरी चीज ढूंढते आएगी क्या। तो 5 लाख दिया है कैश इन हैंड। स्टॉक टू डेटर, स्टॉक टू डेटर, जब भी हमने बोला 2 वाले रेशो आते हैं तो 2 वाले रेशो में 2 हटाओ और डिवीजन का साइन डाल दो, ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, स्टॉक टू डेटर, बट कितना है स्टॉक टू डेटर? 1:1, दैट इज स्टॉक 1 डेटर 1, तो दोनों इक्वल है। जितना भी स्टॉक रहेगा इक्वल टू डेटर, डेटर भी उतना ही रहेगा। देखते सेल्स टू नेटवर्थ, सेल्स टू नेटवर्थ। अब सेल्स टू नेटवर्थ क्या है? तो बोले अगर सेल, अगेन बीच में स्लैश आ जाएगा, सेल्स टू नेटवर्थ मतलब सेल्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ इज 4, सेल्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ इज 4। अगेन नेटवर्थ का यहां मतलब वही है, नेटवर्थ मतलब आपका इक्विटी प्लस इक्विटी शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट, इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू। तो इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू में क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा, मतलब रिटेन अर्निंग बोलेंगे तो रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड रिटेन अर्निंग। तो जितना भी इक्विटी फंड है उसके 4 टाइम्स सेल है, जितना भी इक्विटी फंड है उसके 4 टाइम्स सेल है, ये भी समझ में आ गया। कैपिटल टू रिजर्व, अब जो इक्विटी फंड की बात हो रही थी जिसमें 2 चीजें आती, कैपिटल एंड रिजर्व, तो उसका प्रोपोर्शन बोल दिया कि अगर आपको इक्विटी फंड समझ में आ जाए, अगर आपको नेटवर्थ समझ में आ गया तो नेटवर्थ के 2 हिस्से कर दो। नेटवर्थ के 2 हिस्से कैसे कर दो? कैपिटल और रिजर्व में कर दो। और कैपिटल रिजर्व कितना है? 1:1, 1 कैपिटल है तो उसके डबल रिजर्व है, 1 कैपिटल तो डबल रिजर्व। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ कॉस्ट। अब जनरली जो होता है ग्रॉस प्रॉफिट ये सेल्स के परसेंटेज में होता है। जीपी रेशियो हमको पता है, जीपी रेशियो इज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, सेल्स के 20% ग्रॉस प्रॉफिट है, 10% ग्रॉस प्रॉफिट है, बट यहां पे बोल दिया है कि कॉस्ट के 20% है, ना कि सेलिंग प्राइस के। दैट मीन सीओजीएस के, सीओजीएस के 20% है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 20% आएगा आपका सेल। मतलब जो सेल बनेगा वो सेल कैसे बनेगा? सीओजीएस प्लस प्रॉफिट, ऐसा सेल बनता है ना, सेल की वैल्यू बनती है सीओजीएस प्लस प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट आएगा वो सीओजीएस के 20% है, सीओजीएस के 20% है, ना कि सेल्स के 20%, सीओजीएस के 20%। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करना है। सीओजीएस टू क्रेडिटर, एक अलग ही रेशो बता दिया, सीओजीएस टू क्रेडिटर कि सीओजीएस कितना है तो क्रेडिटर कितना रहेगा। तो उनका बोलना है 10:1, दैट मींस इफ क्रेडिटर इज 1, इफ क्रेडिटर इज 1 देन सीओजीएस मस्ट बी 10। क्रेडिटर 1 है तो उसके 10 टाइम्स, उसके 10 टाइम्स सीओजीएस है, करेक्ट। तो ये गिवन इंफॉर्मेशन को थोड़ा समझा। बट सर आपने बोला था ना कि वैल्यू जहां से दी है, जिस चीज की वैल्यू दी है उससे आंसर शुरू करना, तो वैल्यू तो एक ही चीज की दी है और वो है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड की वैल्यू दी है 5 लाख, कैश इन हैंड की वैल्यू दी है 5 लाख, और उसको किसी रेशो में पुट ही नहीं कर सकते। कैश इन हैंड सेपरेटली, कैश के रिलेशन में कोई रेशो है क्या? नहीं सर, करंट रेशो है ना, करंट रेशो। अरे करंट रेशो तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, मतलब टोटल करंट एसेट जिसमें कैश भी आता है, डेटर्स भी आता है, स्टॉक भी आता है, तो टोटल करंट एसेट इन कंपैरिजन ऑफ करंट लायबिलिटी बताया है 3। बट कैश किसी के कंपैरिजन में बताया कि कैश इतना है तो दूसरी चीज इतनी होगी, ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला है। मतलब हमको डायरेक्टली कोई ऐसा पर्टिकुलर रेशो नहीं है जिसमें कैश की वैल्यू पुट कर दो तो दूसरी कोई तो वैल्यू मिल जाएगी, सेल मिल जाएगा या फिक्स एसेट मिल जाएगा या टोटल करंट एसेट मिल जाएगा, ऐसा कोई रेशो नहीं है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो गिवन अमाउंट है, जो गिवन वैल्यू है, वो किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी रेशो में डायरेक्टली पुट नहीं हो रही है, इसलिए उसकी वजह से दूसरा कोई डायरेक्ट नहीं मिल रहा है हमको। यहां तक समझा? अब फिर सॉल्व कैसे करें सर इसे? तो हम अगर देखें ना तो ज्यादातर चीजें सेल्स से रिलेटेड है, इतना तो ठीक है, ज्यादातर चीजें सेल्स से रिलेटेड, जैसे सेल्स टू नेटवर्क, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो, तो ये सब जो है ये ज्यादातर तो सेल्स से रिलेटेड है, जीपी रेशो भी है वगैरह। तो ये सेल्स से रिलेटेड, तो एक काम करते सर, आप बड़ी बड़बड़ कर रहे थे पहले कि एक्स नहीं मानना, ये नहीं करना है, और अभी तो बोल रहे हो कि सेल्स से सारी चीजें रिलेटेड है। तो मैं ये नहीं बोलने वाला कि सेल्स को एक्स पकड़ो, अब मैं ऐसा नहीं बोलने वाला सेल्स को, अगर किसी को चाहिए सेल्स को एक्स पकड़ के कैसे सॉल्व करते तो वो भी बोल दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दिक्कत नहीं है, वो भी आ जाएगा। बट ये तो देखो कि बिना एक्स पकड़ के हमको आता है क्या? सर फिर क्या करें, सेल्स को एक्स नहीं पकड़ना है तो एक काम करो, देखो हम आंकड़े सॉल्व कर रहे हैं, हम फिगर्स सॉल्व कर रहे हैं, तो वो अल्फाबेट क्यों घुसा है? हम बोलेंगे सेल को कोई तो आंकड़ा ही कंसिडर करो, कोई तो नंबर मान लो कि सेल इतना इतना नंबर है, डमी नंबर मान दो, डमी। और कौन सा माने? तो जो आपको समझ में आता वो मानो, जो आपको पसंद नंबर है वो मानो। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको पसंद है, आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लो, सेल इज इक्वल टू आपकी डेट ऑफ बर्थ। सिर्फ इतना होगा कि कैलकुलेशन में थोड़े से ऑड कैलकुलेशंस होंगे अगर हम थोड़ा ऐसा राउंड वाला नंबर नहीं मानेंगे तो। इसलिए अब मैं राउंड वाला नंबर जनरली 100 होता है, तो सेल्स को हम 100 मान सकते हैं, सेल्स को 100 मान लो, क्वेश्चन सॉल्व होगा। बट 100 भी नहीं मानता हूं, क्यों नहीं मानता हूं कि 100 में भी क्या होगा, थोड़े से ऑड आंसर्स आएंगे। रीजन बताता हूं, जैसे एक एग्जांपल दो, जीपी रेशो क्या है? 20% ऑफ कॉस्ट, 20% ऑफ कॉस्ट। सपोज अब मैंने अगर सेल्स को 100 मान लिया, इफ आई कंसिडर सेल इज 100 and the given GP ratio is 20% on cost and not on
सेल्स, तो 100 के 20% नहीं है, जो कॉस्ट होगी उसके 20% है। तो इसका मतलब ये सेल कैसे आया होगा, सेल आया होगा सीओजीएस प्लस 20% ऑफ सीओजीएस। ये समझ में आता है, सेल कैसे आया होगा, सीओजीएस, कॉस्ट लिख दिया मैंने वहां पे, ठीक है, कॉस्ट भी चलता बट सीओजीएस लिख दिया, सीओजीएस प्लस 20% ऑफ सीओजीएस, ठीक है। तो सीओजीएस प्लस 20% ऑफ सीओजीएस, तो अब हम एक काम करते हैं, जिसके परसेंटेज में मानते तो इसको ये अपने लिए 100 हो जाएगा, और वो उसमें मतलब किसी भी चीज में 20% ऐड कर दे तो वो 120 हो जाएगा। मतलब जो सेल्स प्राइस है इज अ 120% ऑफ सीओजीएस, क्योंकि 20% प्रॉफिट ऐड हो गया, सीओजीएस में 20% प्रॉफिट ऐड हो गया, दैट मींस वो 120% हो गया है। तो सीओजीएस के 120% सेल है, सीओजीएस के 120% अगर सेल है तो, और सेल मैंने 100 मान लिया है, तो सीओजीएस कितना आएगा, तो सीओजीएस आएगा 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120, क्योंकि 100 के लिए 120 था ना, तो 100 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, तो वो कुछ तो ऑड आएगा, 83.333, ये आएगा सीओजीएस। देख लो, तुम क्रॉस चेक कर लो, 83.33 में प्लस 20% करेंगे तो 100 आ जाएगा, मतलब सीओजीएस पे बस प्लस 20% कर दिया, 100 आ गए, करेक्ट है। बट इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर मैं सेल को 100 मानूंगा तो ऐसी कुछ तो थोड़ी और फिगर्स आएंगी, फिर से तुम डर जाएंगे। तो बेटर है मैंने इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से, अदरवाइज तुम कोई भी फिगर ये भी मानो, ये भी आंसर आ जाएगा, इससे भी आंसर आ जाएगा, परफेक्ट आंसर आएगा। बट चलो मैं क्या करता हूं, थोड़े से कैलकुलेशंस राउंड में दिखे, कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है, इसलिए मैं अज्यूम कर रहा हूं लेट सेल्स बी रुपीज 120। 120 क्यों अज्यूम किया, क्योंकि क्या था, सीओजीएस में 20% ऐड करने के बाद सेल्स आया था, सीओजीएस में 20% ऐड करने के बाद सेल्स आया था, मतलब सेल इज 120%, तो मैंने 120% की जगह 120 मान लिया, कि सेल को ही मान लेते हैं 120, सेल को मान लेते हैं 120। अब ध्यान से सुनना, अगर सेल को मैं 120 मानूं, तो मैं कितनी बैलेंस शीट बना सकता हूं, पहले वो देखते हैं। एक रफ में, एक वर्किंग में एक बैलेंस शीट, शॉर्ट में एक बैलेंस शीट बनाते हैं कि अगर इफ माय सेल इज 120, तो मैं कितनी चीजें, ये डमी सेल है और अभी डमी बैलेंस शीट बन रही है, डमी सेल एक डमी बैलेंस शीट बन रही है, क्या क्या, तो देखते हैं कहा गया क्वेश्चन, सॉरी इधर, हाँ ये रहा क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या है, डेट और इक्विटी दिया है, सबसे पहले तो डेट और इक्विटी दिया है, तो ठीक है, डेट और इक्विटी में सेल्स नहीं बताया है तो इसको कंसीडर। करंट रेशो में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बारे में बोला है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, उसमें भी सेल नहीं है। हाँ, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो दिया है 4। फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो का मतलब है कि आपकी फिक्स असेट के 4 टाइम्स सेल है, फिक्स असेट के 4 टाइम्स सेल है, तो फिक्स असेट के 4 टाइम्स अगर सेल है तो सेल्स डिवाइडेड बाय 4 फिक्स असेट आ जाएगी, सेल्स डिवाइडेड बाय 4 फिक्स असेट आ जाएगी। तो आप भी कर सकते हैं, आपको अगर प्रॉपर्ली लिख के ही करना है तो ऐसा लिख दो, फिक्स असेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला। बट ये जो है वर्किंग में चल रहा है, तो वर्किंग में बहुत डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं। तो फिक्स असेट टर्नओवर रेशो, वो कैसे आता है, सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स असेट विच इज 4, हेंस 4 इज इक्वल्स टू 120, सेल हमारा 120 है तो फिक्स असेट कितना, तो फिक्स असेट इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 4, तो आ गया 120 डिवाइडेड बाय 4 30। तो अगर मैं मेरे सेल्स को 120 पकड़ू, इफ आई कंसीडर माय सेल इज 120, देन माय फिक्स असेट विल बी 30, एक हो गया। दूसरा चेक करते और क्या इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है स्टॉक टर्नओवर रेशो, तो मैं स्टॉक भी जान सकता हूं, स्टॉक कितना है 6 टाइम्स है, मतलब, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ सेल, तो मेरे स्टॉक के 6 टाइम्स सेल है, मैं स्टॉक निकाल सकता हूं। इफ स्टॉक के 6 टाइम्स सेल है तो स्टॉक टर्नओवर रेशो सेल्स डिवाइडेड बाय स्टॉक या इन्वेंट्री बोल दो, विच इज 6, दैट मीन्स सेल्स डिवाइडेड बाय, ये 6 आ जाएगा, सेल्स डिवाइडेड बाय, चलो स्टॉक ही लिखता हूं, अगले स्टेप में कर दूंगा, सेल्स डिवाइडेड बाय स्टॉक, तो स्टॉक इज इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाय 6, तो 120 डिवाइड बाय 6 स्टॉक विल बी 20, तो स्टॉक की वैल्यू आ गई 20। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं लिखते समय बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में लिखते समय मैं आप करंट एसेट लिखूंगा, ठीक है। तो करंट एसेट में बहुत सारी करंट एसेट है, अलग अलग करंट एसेट है, उन्होंने बताया है, उनके पास कैश है, उनके पास स्टॉक है, और उनके पास डेटर्स है, उनके पास रिसीवेबल्स है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे स्टॉक लिख देता हूं, और मुझे टोटल करंट एसेट बाहर लिखनी है तो मैं पहले अंदर लिख दूंगा, इनर में लिख दूंगा स्टॉक विल बी 20, समझ में ऐसे क्यों लिखा, फिक्स एसेट बाहर लिखा है बाहर के कॉलम में, और करंट एसेट अंदर लिखा है क्योंकि सारे करंट एसेट की टोटल फिर मैं बाहर लिख दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक टर्नओवर हो गया, उसके बाद कैश इन हैंड बताया है, कैश इन हैंड 5 लाख है, बट अब ये कैश इन हैंड एक्चुअल बताया है, कैश इन हैंड जो बताया है वो क्या बताया उन्होंने, जो सही कैश इन हैंड है वो है 5 लाख,
तो अब सही सही कैश इन हैंड हम अभी नहीं लिखेंगे। अरे अभी तो हम जो बना रहे हैं वो डमी वाली बैलेंस शीट बना रहे हैं, अभी जो बना रहे हैं वो तो हम डमी वाली बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो अभी हमको कैश इन हैंड लिखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल नहीं है। जब हमको डमी कैश इन हैंड मिल जाएगा हमारे 120 के सेल्स के हिसाब से जितना कैश इन हैंड है तब लिखेंगे। अभी हम कैश इन हैंड नहीं लिखेंगे, एक्चुअल कैश इन हैंड अभी नहीं लिखेंगे। देख लो समझ में आ रहा है कि। अगला फिर स्टॉक एंड डेटर्स, स्टॉक टू डेटर्स 1:1 है, सो दैट मीन स्टॉक एंड डेटर इज इक्वल, स्टॉक एंड डेटर इक्वल है, तो मैंने स्टॉक लिखा था 20, सो आई विल राइट डेटर आल्सो 20, डेटर्स भी 20 कर देता हूं, डेटर्स भी 20 कर देता हूं क्योंकि स्टॉक और डेटर सेम है। यहां तक हो गया, यहां तक आ गया हमारा। फिर सेल्स टू नेटवर्थ, सेल्स टू नेटवर्थ 4 है, दैट इज नेटवर्थ के 4 टाइम्स सेल है। सेल्स टू नेटवर्थ, सेल्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, सेल्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ 4 है, दैट मींस सेल्स ये 4 टाइम्स है नेटवर्थ के, सेल्स इज 4 टाइम्स ऑफ नेटवर्थ। तो सेल्स डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो नेटवर्थ आ जाएगा, सेल्स डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो नेटवर्थ आ जाएगा, वो कर लेते हैं, ठीक है। फिर करेंगे सेल्स, नेटवर्थ निकालना है ना, यहां लिख देते हैं नेटवर्थ। और नेटवर्थ का मतलब भी आपको पता होगा, नेटवर्थ मतलब इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो वो कैसे निकलने वाला है, वो निकलने वाला है, या उसका रेशो हम बोल रहे हैं सेल्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ इक्वल्स टू 4, सो 120 डिवाइडेड बाय नेटवर्थ इक्वल्स टू नेटवर्थ डिवाइडेड बाय 120, सॉरी नेटवर्थ इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 4, तो अगेन 30, तो नेटवर्थ आ गया 30, तो मैं नेटवर्थ इधर लिखता हूं, नेटवर्थ 30, ये दोनों मिला के, क्या दोनों मिला के, रिजर्व्स एंड कैपिटल, रिजर्व्स एंड कैपिटल दोनों मिला के ये 30 है, ठीक है। अगला नेक्स्ट, अब ये होगा सेल्स टू नेटवर्थ 30, कैपिटल टू रिजर्व, कैपिटल टू रिजर्व बताया 1:1, 1:2, मतलब कैपिटल 1 है तो रिजर्व 2 है। तो अब देखो वैसे देखा जाए ना तो हमारे पास नेटवर्थ की टोटल अवेलेबल है, हमारे पास नेटवर्थ की टोटल है 30, वो 30 को डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटल कितना रिजर्व कितना। अरे बट ये डमी बैलेंस शीट है ना, हमको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हमको टोटल पता चल गया ना, नेटवर्थ इतना है, लिखना है तो हम डमी लिख सकते हैं उसको अलग अलग, बट क्यों लिखे, जाने तो जब हम ओरिजिनल बैलेंस शीट बनाएंगे तब उसमें अलग अलग कर देंगे। अभी हमको पता चल गया दोनों मिला के 30 है, इनफ है, उसको फिलहाल अलग अलग नहीं करेंगे, आगे बढ़ते। नेक्स्ट कैपिटल टू रिजर्व हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट, हाँ तो अब ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ कॉस्ट है तो हम सीओजीएस निकालने की कोशिश करें। सीओजीएस कैसे आएगा, तो सीओजीएस ढूंढना है, सीओजीएस ढूंढने के लिए हमने बोला है कि सेल इज 120% ऑफ सीओजीएस, क्यों, क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सीओजीएस पे 20% है, सीओजीएस पे 20%, सीओजीएस पे 20% ऐड करें, किसी भी चीज पे 20% ऐड करो तो वो 120% हो जाता है, किसी चीज पे 100% 10% ऐड करो तो 110% हो जाती है, 110% हो जाती है। तो ऐसे ही सीओजीएस में जब 20% ऐड कर दिया, तो हमको सीओजीएस ढूंढना है, तो सेल्स इज इक्वल्स टू सीओजीएस प्लस 20%, दैट इज सेल्स हो गया 120%, सेल्स इज इक्वल्स टू 120%, सेल्स इज इक्वल्स टू 120% ऑफ सीओजीएस। तो हम निकाल लेते सीओजीएस, सीओजीएस कैसे आएगा फिर, अगर सेल 120% है, सेल 120% है तो 100 के लिए कितना, 120 के लिए हमारे पास 120 ही है, सेल के 120% के लिए हमने सेल अज्यूम किया 120 ही, तो सीओजीएस के लिए कितना, और सीओजीएस कितना 100 सीओजीएस के लिए कितना, तो सीओजीएस इज इक्वल्स टू 120 इंटू 100 डिवाइड बाई 120, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 120 के लिए 120 तो 100 के लिए कितना, सर क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 120 के लिए 120 तो 100 के लिए 100, तो सीओजीएस आ गया 100, सीओजीएस की वैल्यू पता चल गई, सीओजीएस पता चला 100। अब सीओजीएस पता चलने से और क्या पता चल सकता है, ये कब, जब हमारा सेल 120 है, सेल 120 तो सीओजीएस 100 है, ठीक है। तो सर सीओजीएस पता चलने से क्या होगा, सीओजीएस टू क्रेडिटर एक बताया था, सीओजीएस टू क्रेडिटर, सीओजीएस टू क्रेडिटर 10:1, सीओजीएस टू क्रेडिटर इज 10:1, मतलब सीओजीएस 10 है तो क्रेडिटर 1 है, या ऐसा बोलो क्रेडिटर्स के 10 टाइम्स सीओजीएस है, सीओजीएस क्रेडिटर के 10 टाइम है, तो सीओजीएस को 10 से डिवाइड करो तो क्रेडिटर आ जाएगा, सीओजीएस को 10 से डिवाइड करो तो क्रेडिटर आ जाएगा, सो क्रेडिटर इज इक्वल्स टू सीओजीएस डिवाइडेड बाय 10, सीओजीएस डिवाइड बाय 10, तो सीओजीएस आया 100 डिवाइड बाय 10, तो हमारा क्रेडिटर आया 10, क्रेडिटर आ गया 10 रुपीज। मैं अगेन बैलेंस शीट में लिख देता हूं क्रेडिटर, बट अब क्रेडिटर भी कैसे लिखता हूं, पहले करंट लायबिलिटी, टोटल करंट लायबिलिटी के लिए जगह रहेगी, टोटल करंट लायबिलिटी, उसमें से एक आएगा क्रेडिटर, उसमें से एक आएगा क्रेडिटर, तो उसको इनर में लिखता हूं, उसको इनर में लिखूंगा 10, देखिए ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अब देखते हैं
और क्या बताया है, एक और लाइन है, इंटरेस्ट फॉर द इंटायर ईयर इज येट टू बी पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन 10%। बोले जो आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है उस लॉन्ग टर्म लोन पे आपका इंटरेस्ट देना बाकी है, और वो भी कितना, 10%। कितने दिनों का, पूरे साल भर का। बोले पूरे साल भर का 10% देना बाकी है आपके लॉन्ग टर्म लोन पे। बट सर लॉन्ग टर्म लोन कहाँ निकाला, हमारे बैलेंस शीट देखो लॉन्ग टर्म लोन पता ही नहीं, हमने तो नेटवर्क निकाला, करंट लायबिलिटी में एक क्रेडिटर ढूंढा, लॉन्ग टर्म लोन नहीं पता। हाँ बट लॉन्ग टर्म लोन ढूंढने के लिए उन्होंने सबसे पहले लाइन में बोला तो था डेब्ट इक्विटी इज इक्वल टू 1:1। डेब्ट और इक्विटी क्या है, इक्वल है, मतलब लॉन्ग टर्म लोन और नेटवर्थ सेम है। लॉन्ग टर्म लोन और नेटवर्थ, इक्विटी का मतलब है नेटवर्थ, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो लॉन्ग टर्म लोन और नेटवर्थ सेम है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन कितना आया, वो भी 30 आया सर, 1:1 तो है, लॉन्ग टर्म लोन 30 आया। अब 30 रुपीज आया हमारे हिसाब से, लॉन्ग टर्म लोन 30 रुपीज आया, तो उसके 10% आउटस्टैंडिंग है, उसके 10% आउटस्टैंडिंग है, तो 30 इंटू 10%, 3 रुपए, तो एक नई लायबिलिटी आ जाएगी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। करंट लायबिलिटी है ना वो, तो एक करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स, दूसरी करंट लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट विल बी 3 रुपीज। ये समझा क्या, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैसे आया, 3 रुपीज। हाँ अब जाके उन्होंने जो जो बताया सब कुछ हो गया, उन्होंने जो जो बताया वो सब कुछ हो गया, हमने ढूंढा जो जो ढूंढ सकते थे। नहीं नहीं सर आप पढ़ो एक बार, कुछ तो बाकी होगा। हाँ करंट रेशो का यूज नहीं किया हमने, करंट रेशो 3:1 है, करंट रेशो 3:1 है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, करंट रेशो 3:1 है, मतलब जितनी करंट एसेट है उसके, जितनी करंट लायबिलिटी है उसके 3 टाइम्स, जितनी करंट लायबिलिटी है उसके 3 टाइम्स करंट एसेट है, जितनी करंट लायबिलिटी उसके 3 टाइम करंट एसेट है। अब इसका मतलब हुआ, अगर थोड़ी देर के लिए ऐसा मानो कि हमारे पास करंट लायबिलिटी इतनी है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मानो कि हमारे पास करंट लायबिलिटी इतनी है, क्रेडिटर्स 10, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3, क्रेडिटर्स 10, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3, दो ही करंट लायबिलिटी है, थोड़ी देर के लिए माना, तो करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, 13। करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, 13, करेक्ट है ना, 10 और 3 13। और करंट लायबिलिटी के 3 टाइम्स, करंट लायबिलिटी के 3 टाइम्स करंट एसेट है। करंट रेशो बता रहे हैं ना हमको, करंट रेशो था 3:1, करंट रेशो 3:1 होने का मतलब होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट 3, करंट लायबिलिटी 1, मतलब करंट एसेट 3 गुना है, 3 टाइम्स से करंट लायबिलिटी के। तो करंट लायबिलिटी अगर 13 आ गई, इसकी टोटल कर दी, देखो मैंने जो हमारी डमी करंट लायबिलिटी थी ना, डमी करंट लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में लिखी मैंने अभी, तो उस करंट लायबिलिटी की मैंने टोटल कर दी 10 और 3 13, तो 13 इंटू 3, 13 इंटू 3 सर, 13 इंटू 3 होता है 39। मतलब आपकी इस हिसाब से देखना जाए, थोड़ा ध्यान देना है, इस हिसाब से अगर देखना जाए तो करंट लायबिलिटी अगर 13 है, आपकी टोटल करंट लायबिलिटी 13 है, तो आपकी करंट एसेट होनी चाहिए 39, 13 इंटू 3, 13 इंटू 3, 30 इंटू 3 आपकी 39 होनी चाहिए करंट एसेट। अरे बट सर करंट एसेट देखेंगे तो स्टॉक और डेटर दोनों मिला के ही 40 है, स्टॉक और डेटर दोनों मिला के ही 40 हो रहा है ना, ये देखो तुम बैलेंस शीट, स्टॉक 20, डेटर 20, तो दोनों मिला के ही 40 हो रहा है, और कैश तो बाकी है, कैश भी तो है उनके पास, तो कैश की तो डमी फिगर हमने लिखी ही नहीं, कैश की अभी तक डमी फिगर हमने लिखी ही नहीं, मतलब कैश भी तो है कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब हो रहा है कुछ तो, ये जो मैच नहीं हो रहा है फिलहाल, क्या मैच नहीं हो रहा है कि क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दोनों, अगर हम माने कि इतनी ही करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इतनी ही करंट लायबिलिटी है, 13 रुपए की करंट लायबिलिटी है, तो 13 इंटू 3 सिर्फ 39 हो रहे हैं, और 39 से ज्यादा करंट एसेट है हमारे पास, ये क्या स्टॉक और डेटर्स ही दिख रहा है, 20 प्लस 40 हो गया, तो इसका मतलब है करंट लायबिलिटी में और कुछ करंट लायबिलिटी है। समझ में आ रहा मैं कैसे पहुंचा वहां तक, मुझे कैसे समझ में आया कि करंट लायबिलिटी में और भी कुछ करंट लायबिलिटी है, क्योंकि अगर इतनी ही करंट लायबिलिटी पकड़े तो तुम्हारा करंट रेशो मैच नहीं होता है, इतनी ही करंट लायबिलिटी पकड़े, 10 और 3 13 ही करंट लायबिलिटी पकड़े तो तुम्हारा करंट रेशो मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब है अदर करंट लायबिलिटी कुछ तो है, अदर करंट लायबिलिटी कुछ तो है, वो हमको पता नहीं, अदर करंट लायबिलिटी कुछ तो है वो हमको पता नहीं। अब समझो, दो चीजें नहीं पता हमको, एक अदर करंट लायबिलिटी है उसकी वैल्यू नहीं पता, और कैश की वैल्यू नहीं पता, यहां तक आ गए, कैश की डमी वैल्यू नहीं पता, ओरिजिनल वैल्यू पता है बट हमको डमी चाहिए ना, इसके लिए डमी चाहिए, और कैश का और सेल का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बताया है, अदर करंट लायबिलिटी का और दूसरी चीज का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बताया जिससे हम ये ढूंढ सकते, ये बात समझे आपको। सर फिर आप क्या करें, आप तो अटक गए, तुम अटक गए सर, अब क्या करें, है ना, अपने पास एक तरीका है, क्या करेंगे, अब सुनो, मैं अब इसी बैलेंस शीट को थोड़ा सा नेट कर सकता हूं। सर नेट मतलब मैं काम करता हूं ना, मैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को नेट कर देता हूं। नेट मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, एसेट साइड से करंट एसेट हटाता हूं और लायबिलिटी साइड से करंट लायबिलिटी हटा देता हूं, तो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस हो जाएगी। याद करो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कुछ तो आता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कुछ तो आता है। सर वर्किंग कैपिटल आता है। अरे वाह, वेरी गुड, आपको आता है वर्किंग कैपिटल। तो मैं क्या करता हूं, वर्किंग कैपिटल बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देता हूं, नेट कर देता हूं ना, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को नेट कर देता हूं, तो बैलेंस शीट में क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल आएगा। और कितना आएगा, कितना आएगा, तो सर हमको अब वो निकालना पड़ेगा, कितना आएगा वर्किंग कैपिटल, कितना आएगा वो निकालना पड़ेगा। निकालेंगे, कैसे निकालते देखते। तो अब देखो, अब मैं आपको समझने के लिए थोड़ा साइड में जो बैलेंस शीट बची वो बना रहा हूं, थोड़ा सा जो मेरे पास अब बैलेंस शीट रह गई है वो बताता हूं, वो नेट करने के बाद।
ये बनाने की जरूरत नहीं, वहीं पे आप कट करके बता सकते हैं, आपको समझ में आने के लिए मैं बोल रहा हूँ। और सर एग्जाम में ऐसा आंसर लिख सकते हैं, बिल्कुल क्या दिक्कत, एग्जाम में बिल्कुल ऐसा आंसर लिख सकते हैं, बैलेंस शीट बना सकते हो रफ में। बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट में क्या क्या है, मेरे पास फिक्स एसेट है सर, ऊपर देखो क्या क्या है, मेरे पास फिक्स एसेट है सर 30 की, मैं फिक्स एसेट लिख रहा हूँ एज इट इज 30। सर मेरे पास नेटवर्थ है 30 का, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ नेटवर्थ 30। सर मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट है, वो भी 30 का है, लॉन्ग टर्म लोन, तो लॉन्ग टर्म डेट या लोन वो भी 30 का। और सर ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी हटा दिया हमने, करंट एसेट एसेट में से हटा दी, करंट लायबिलिटी लायबिलिटी में से हटा दी, और उसको नेट कर दिया, और नेट लिखा वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सर बट उसकी वैल्यू, अरे क्या है, बैलेंस शीट में इतनी चीजें हैं तो बैलेंसिंग फिगर से उसकी वैल्यू आ जाएगी, नहीं इसकी वैल्यू नहीं आएगी, बैलेंसिंग फिगर से 30 + 30 60, ये आएगा 60, इधर आएगा 60, और बैलेंसिंग फिगर से ये आएगा 30। देख लो, कुछ तो अलग तरीके से बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व किया। कहीं पे भी देखेंगे तो ऐसा सॉल्व नहीं हुआ है, मॉड्यूल में देखेंगे तो वो एक्स पकड़ के सॉल्व हुआ है। हमको अकाउंटिंग समझ में आती है, हमको एसेट्स लायबिलिटीज समझ में आती है, किसमें से क्या ऐड होता है लेस होता है वो समझ में आता है, तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका नेट वर्किंग कैपिटल कितना आया, 30, नेट वर्किंग कैपिटल आया 30। हाँ अब हमको पता चल गया कि वर्किंग कैपिटल ये 30 है, वर्किंग कैपिटल 30 है, डमी वर्किंग कैपिटल। तो अब हमारे डमी वर्किंग कैपिटल के लिए 30 है, तो हमारे पास करंट रेशो है ना, हमारे पास करंट रेशो है, करंट रेशो, और करंट रेशो क्या बोलता है, करंट रेशो है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, विच इज 3/1, मतलब करंट असेट 3 तो करंट लायबिलिटी 1 है ना। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है सर, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो अगर मैं रेशो के टर्म्स में ही निकालूं, रेशो के टर्म्स में करंट असेट इज 3, करंट लायबिलिटी इज 1, current asset is 3, current liability is 1, that means in terms of ratio working capital will be 2, in terms of ratio working capital कितना है, 2 है ना, in terms of ratio working capital will be 2। अब इससे क्या हुआ, इससे मुझे एक रेशो के टर्म्स में 2 ये वर्किंग कैपिटल मिला, तो अब मैं क्या करूंगा, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा 30 के साथ, कि मेरे जो अमाउंट के हिसाब से वर्किंग कैपिटल आ रहा है, अमाउंट के हिसाब से वर्किंग कैपिटल 30 आ रहा है, 30 आ रहा है, और रेशो के हिसाब से वर्किंग कैपिटल 2 आ रहा है, तो 2 के लिए 30, तो 3 के लिए कितना, करंट असेट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, करंट असेट निकाल लेता हूं, करंट असेट इज इक्वल्स टू, करंट असेट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, मैं पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शो कर देता हूं, यहाँ पे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शो करता हूं, मतलब आपको समझेगा कि करंट असेट 3 है, करंट लायबिलिटी 1 है, और वर्किंग कैपिटल 2 है, ये समझ लो पहले, ठीक है। करंट असेट 3, करंट लायबिलिटी 1, वर्किंग कैपिटल 2, तो हम क्या बोलेंगे, 2 के लिए 30, हमारा वर्किंग कैपिटल कितना आया, 2 के लिए 30, तो 2 के लिए 30 तो 3 के लिए कितना, तो करंट असेट आ जाएगा, 2 के लिए 30 तो 3 के लिए कितना, करंट असेट आ जाएगा, 2 के लिए 30 तो 1 के लिए कितना, for 2 there is 30, then for 3 how much, and for 1 how much, so we will compute now current asset, now we are going to compute current asset। अगर ये समझ में आ रहा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और लोगों को भेजना है कि देखो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। करंट असेट कैसे निकलेगी फिर, 30 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ये वाला 30 इंटू 3, 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 2, तो 30 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 इट कम्स 45। एंड व्हाट इज करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी विल बी 30 इंटू 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 30 इंटू 1 डिवाइड बाय 2, तो 30 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 15 आएगा। तो हमारे आंकड़ों में, हमारे डमी आंकड़ों में हमारा करंट असेट आ गया 45 का, और करंट लायबिलिटी आ गई 15 की, 45 एंड 15। और आप चेक करना चाहते हैं कि आपका करंट रेशो बढ़ रहा है क्या, बराबर करंट रेशो बढ़ रहा है क्या, देख लो कि करंट लायबिलिटी के 3 टाइम्स, करंट लायबिलिटी के 3 टाइम्स करंट असेट है क्या, तो 50 इंटू 3 आपकी करंट असेट है 45, समझाइए, ये समझ में आ गया। हाँ, अब हमको मिल गई टोटल करंट असेट और टोटल करंट लायबिलिटी, अब हमको क्या मिल गया, टोटल करंट असेट, टोटल करंट लायबिलिटी। अब आ जाओ आपके वापस ओरिजिनल जो हम बना रहे थे, ओरिजिनल मतलब जो हम पहले बैलेंस शीट बना रहे थे उस पे आते हैं। अब उस बैलेंस शीट में हमको जो मिल गया है करंट असेट 45, वो लिख देते हैं, हमको मिल गया है करंट असेट 45, जानबूझ के ब्लू में लिख रहा हूं, ये 45 करंट असेट मिल गया, और 15 करंट लायबिलिटी मिल गई, 45 करंट असेट मिल गया, 15 करंट लायबिलिटी मिल गई। अब इससे क्या होगा सर, अगर टोटल करंट असेट 45 है, टोटल करंट असेट 45 है, 45 में से 20 स्टॉक के गए, 45 में से 20 डेटर्स के गए, 20 + 20 40 डेटर्स के चले गए, सर मतलब कैश के लिए डमी फिगर कितनी है,
कैश के लिए डमी फिगर बची 5, तो यहां पे आया बैलेंसिंग फिगर से 5। ये समझ में आ रहा है कि देखो यहां पे आ रहा बैलेंसिंग फिगर से 5, मतलब आपकी जो कैश है वो कैश 5 रुपीज है। अरे ये अकाउंटिंग का नॉलेज है, ये अकाउंटिंग का नॉलेज, इसमें कोई मैथ्स नहीं बिल्कुल भी, ये है अपना अकाउंटिंग का प्योरली नॉलेज कि आपकी करंट एसेट 45 है, उसमें से स्टॉक इतना है, डेटर्स इतना है, तो कैश कितनी, तो बची हुई कैश है। तो ये 5 आ गई बैलेंसिंग फिगर। अब दूसरा अदर करंट लायबिलिटी, वो जैसे करंट लायबिलिटी 15 है ना, टोटल करंट लायबिलिटी 15 है, तो टोटल करंट लायबिलिटी 15, उसमें से 3 करंट लायबिलिटी है, 15 ये 3 करंट लायबिलिटी के टोटल है। 15 में से क्रेडिटर्स के 10 हटाओ, 15 में से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के 3 हटाओ, तो 15 में से 10 और 3 13 चले गए, तो अदर लायबिलिटी कितनी आ गई, अदर लायबिलिटी 2 आ गई। ये भी आया बैलेंसिंग फिगर से, ये भी आ गया बैलेंसिंग फिगर से। अरे अब आपकी बैलेंस शीट ही कंप्लीट हो गई। पहले टैली करके देखो मैच है क्या आपकी बैलेंस शीट। सर 30 प्लस 30 प्लस 15, 30 30 60, 60 प्लस 15 75। सर बैलेंस शीट की टोटल आ रही है 75। चलो अगर बैलेंस शीट की टोटल 75 आ रही है, एक मिनट, बैलेंस शीट की टोटल 75 आ रही है लायबिलिटी की तरफ की, तो एसेट की भी करके देखते हैं। तो इधर 75 और इधर 30 प्लस 45 75। बैलेंस शीट मैच है, बैलेंस शीट मैच है। सर ये थोड़ा ना फाइनल आंसर है, ये तो आपने डमी जब 120 रुपए का सेल पकड़ा, जब आपने पकड़ा कि आपका सेल इज 120 है, सेल 120 है, तो ये आपकी बैलेंस शीट है। अगर 120 रुपए का सेल है तो ये आपकी बैलेंस शीट है। बट अब हम देखेंगे एक्चुअल बैलेंस शीट कैसे बनेगी, तो आप कुछ नहीं, सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैलकुलेटर पे आ जाएगा सब कुछ। आप क्या बोलेंगे, अब हमारा एक ही ओरिजिनल फिगर है हमारे क्वेश्चन में, एक ही हमको ओरिजिनल फिगर पता है, वो है कैश इन हैंड। हमारे क्वेश्चन में एक ही ओरिजिनल फिगर पता है, वो है कैश इन हैंड 5 लाख। तो अगर कैश इन हैंड 5 लाख है तो हम बोलेंगे डमी 5 के लिए ओरिजिनल फिगर है 5 लाख। डमी 5 के लिए ओरिजिनल फिगर 5 लाख, मतलब कैश इन हैंड 5 लाख का। मैं साइड में थोड़ी देर लिख रहा हूं बस समझाने के लिए कि यहां पे ओरिजिनल फिगर 5 लाख है कैश की, तो हम बोलेंगे अब इस 5 के लिए 5 लाख, तो ये 30 के लिए कितना, ये 15 के लिए कितना, ये 30 के लिए कितना, सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ गया ना। फिक्स असेट निकालते हैं, फिक्स असेट कैसे आएगी। चलो अब मैं ये सब नीचे कैलकुलेशन बता देता हूं कि कैसे कैसे। सर एग्जाम में ऐसा लिख सकते, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चलता है एग्जाम में। क्या, तो आप क्या करोगे, पहले निकालते हैं फिक्स असेट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कि 5 लाख कैश कितने के लिए है, 5 लाख कैश 5 रुपए के लिए, तो 5 रुपए के लिए 5 लाख, तो 30 के लिए कितना, तो 5 लाख इंटू 30 डिवाइड बाय 5, 5 लाख इंटू 30 डिवाइड बाय 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सर फिक्स कॉस्ट आ गई, आप फिक्स असेट आ गया 30 लाख, फिक्स असेट आ गया 30 लाख। नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, पहले सेल निकाल सकते हो, सेल निकालो और फिर बाकी चीजें निकालो। तो ठीक है ना, हम डायरेक्ट सेल क्यों निकालते, बेटे बैलेंस शीट बनानी, बैलेंस शीट में निकाल लेते। तो ये हो गया फिक्स कॉस्ट, फिक्स असेट आ गई 30 लाख की। फिर करंट असेट में क्या ढूंढते हैं, स्टॉक। करंट असेट में स्टॉक ढूंढते हैं। हमारा डमी स्टॉक कितने का था, सर डमी स्टॉक आपके पास था 20 रुपए का, आई थिंक यस, डमी स्टॉक 20 का है, और डमी कैश 5 की है, डमी कैश 5 की, डमी कैश 20 का, तो 5 के लिए 5 लाख, अगेन वही 5 रुपए के लिए 5 लाख, तो 20 के लिए कितना, 5 के लिए 5 लाख, 20 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 5 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाय 5, 20 लैक्स। नेक्स्ट डेटर्स तो 5 लाख, अब डेटर भी बीसी है ना, डेटर भी बीसी है, इक्वल ही है, तो डायरेक्ट इक्वल भी लिख दे चलेगा या सेम लिख देते। 5 लाख इंटू 5 डिवाइड बाय 5, वो भी आएगा 20 लैक्स, 20 लैक्स। नेक्स्ट फिक्स एसेट हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया। अब क्या करते हैं, कैश तो सर आपको ओरिजिनली पता है 5 लाख है, उसके बेसिस पे तो सब कुछ ढूंढ रहे हैं, तो एसेट साइड हो गई। अब लायबिलिटी साइड में आते हैं, लायबिलिटी साइड में नेटवर्थ निकालते हैं पहले। नेटवर्थ कितना था, तो हमारा डमी नेटवर्थ था 30, देख लो आप, हमारा डमी नेटवर्थ था 30। तो अगेन 5 रुपए के अमाउंट के लिए कैश है 5 लाख, 5 के लिए 5 लाख, 30 के लिए कितना, ऑलरेडी किया हमने फिक्स असेट भी 30 था, तो वैसे आ जाएगा 5 लाख इंटू 30 डिवाइड बाय 5, तो इट कम्स 30 लैक्स। बट अब ये नेटवर्थ के 2 हिस्से थे, क्वेश्चन में क्या बोला था, नेटवर्थ के 2 हिस्से है, कैपिटल और रिजर्व्स। क्वेश्चन देखो, कैपिटल एंड रिजर्व्स, और कैपिटल और रिजर्व कितना कितना है, तो 1:2। इफ 1 इज कैपिटल, 2 इज द रिजर्व, 1:2। तो हम 1:2 में बांट देते हैं सीधा। जो हमारा नेटवर्थ आया 30 लैक्स का, 30 लैक्स को 1:2 में बांट देते हैं, तो क्या क्या मिलेगा, पहले मिलेगा इक्विटी कैपिटल 30 लैक्स डिवाइड बाय 3 इंटू 2 नहीं, इक्विटी कैपिटल 1 है, 1:2 रेशियो, तो 30 लाख डिवाइड बाय 3 इंटू 1 रेशियो में बांटते आता है ना, 30 लाख डिवाइड बाय 3 इंटू 1, तो ये आ गया 10 लाख। सो इक्विटी कैपिटल विल बी 10 लाख। और रिजर्व्स एंड सरप्लस, कितना आएगा,
30 लाख डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, 30 लाख, वो तो बैलेंस से समझ में आता कि 20 लाख आ गया। वो 30 लाख को 1:2 में बांटना था, 30 लाख 1:2, 10 लाख और 20 लाख, ये आ गया इक्विटी। अब लॉन्ग टर्म डेट ऑलरेडी पता है, लॉन्ग टर्म नहीं पता नहीं है, लॉन्ग टर्म डेट भी 30 है, लॉन्ग टर्म डेट भी 30 है, इक्वल था, नेटवर्थ और वो इक्वल था, तो डायरेक्ट भी लिख सकते, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 के लिए 5 लाख, तो 30 के लिए कितना, तो 5 लाख इंटू 30 डिवाइड बाय 5, 5 लाख इंटू 30 डिवाइड बाय 5, तो वो आ रहा है 30 लाख। नेक्स्ट, हाँ, अब करंट लायबिलिटी में क्या क्या पता नहीं है। करंट लायबिलिटी में 3 करंट लायबिलिटी सर, तीनों दूनी है। क्रेडिटर 10 है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3 है, और अदर करंट लायबिलिटी 2 है, तो 10, 3 और 2, तो ढूंढते हैं। सब कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि देखो, फिर क्रेडिटर्स निकालते हैं। क्रेडिटर्स 5 के लिए 5 लाख, कैश जो है 5 के लिए 5 लाख, तो क्रेडिटर्स 10 है, 10 के लिए कितना, तो 5 इंटू 10 डिवाइड बाय 5, तो आएगा 10 लाख, डबल हो जाएगा उसके। 5 के लिए 5 लाख, तो 10 के लिए 10 लाख। फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, फिर से वैसा बोलेंगे, 5 के लिए 5 लाख, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3 है, 3 के लिए कितना, तो 5 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 5 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 के लिए 5 लाख, तो 3 के लिए 3 लाख। एंड अदर करंट लायबिलिटी कितनी थी, 2, तो हम बोलेंगे 5 के लिए 5 लाख, तो 2 के लिए कितना, तो 5 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, तो 2 के लिए 2 लाख। हो गई बैलेंस शीट की सारी फिगर्स, ये देख लो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बैलेंस शीट की सारी फिगर्स आ गई है। बस अब ओरिजिनल प्रॉपर आंसर अच्छे से बैलेंस शीट बना के प्रॉपर आंसर प्रेजेंट कर देना है। तो आप एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह बना के बैलेंस शीट प्रेजेंट कर दोगे, ये आएगी आपकी एक्चुअल बैलेंस शीट। फिक्स्ड असेट कितना आएगा सर, 30 लाख आया था ये। करंट असेट वैसे तो 45 लाख का आया था टोटल, और उसके 3 हिस्से थे, स्टॉक 20 लाख, फिर डेटर्स विच इज ऑल्सो 20 लाख, एंड लास्ट वन कैश विच इज 5 लाख। ऐसा कुल मिला के 45 लाख था, तो टोटल ऑफ असेट साइड 75 लाख। नेक्स्ट, अब लायबिलिटी साइड भी 75 लाख आनी चाहिए, तो इधर इक्विटी कैपिटल, फर्स्ट वन था इक्विटी कैपिटल वो आया था 10 लाख, वो 1:2 किया था ना, तो इक्विटी कैपिटल 10 लाख आया है। आप आपके आंसर में देख सकते हैं, आपने लिखा है, आपको आंसर में दिख जाएगा। नेक्स्ट, रिजर्व्स एंड सरप्लस वो था 20 लाख, ऐसा कुल मिला के नेटवर्क था 30 लाख। फिर लॉन्ग टर्म डेट भी था 30 लाख का। फिर करंट लायबिलिटी टोटल थी 15 लाख की, करंट लायबिलिटी की टोटल है 15 लाख में से पहला क्रेडिटर्स था, और क्रेडिटर्स की वैल्यू 10 लाख थी, क्रेडिटर्स 10 लाख आया था। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3 लाख आया था। एंड अदर करंट लायबिलिटी कितनी आई, 2 लाख। देख लो, ये हो गई आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट। हमने कहीं पे भी एक्स नहीं पकड़ा। एक मिनट में मैं सिर्फ स्टेप्स रिवाइज कर देता हूं कि ये पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कैसे किया, सिर्फ कैसे किया ये बता देता हूं। मतलब आपको भी सॉल्व करता समझ में भी आया होगा, बट स्टेप्स अगर किसके बाद क्या किया वो नहीं समझा, तो एक बार सिर्फ मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनो। हमने पहले क्या किया, क्वेश्चन जब पढ़ लिया, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको समझ में आया कि बहुत सारे रेशियोज दिए हैं, बट वैल्यू सिर्फ एक दी है। रेशियोज बहुत सारे दिए हैं, वैल्यू सिर्फ एक दी है, जो कि है कैश के 5 लाख रुपए दिए, ठीक है। बट कैश ये किसी भी रेशियो में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। कैश किसी भी रेशियो में कि कैश इतना तो दूसरा कुछ कितना, ये मालूम नहीं है, डायरेक्टली कहीं पे भी कैश इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए हम डायरेक्ट किसी रेशियो में कैश की वैल्यू पुट करके दूसरा कुछ नहीं ढूंढ सकते। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ा कि हमने एक सेल्स बहुत जगह पे कॉमनली आ रहा था, सेल्स बहुत से रेशियो में कॉमनली आ रहा था, तो सेल्स को कुछ तो अमाउंट कंसिडर कर लिया, मान लिया, अज्यूम किया। एक्स नहीं माना सेल्स को, हमने माना कोई तो आंकड़ा। तो आप कुछ भी मान सकते हो, 100 मान सकते हो, 200 मान सकते हो, 330 रुपए मान सकते हो, 420 रुपए मान सकते हो, कुछ भी मानो, आपका आंसर फाइनल आंसर सही आना है। तो हमने थोड़ा ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए थोड़ा राउंडिंग अप आ जाए आंसर
फाइनल आंसर नहीं, फाइनल आंसर राउंडिंग अप तो एनी हाउ आने हैं, फाइनल आंसर तो राउंडिंग अप एनी हाउ आने हैं, कोई भी आंकड़ा पकड़ो। बट हमारी जो डमी बैलेंस शीट बनती है, डमी बैलेंस शीट में राउंडिंग अप आंकड़े लिखे सारे, इसलिए हमने क्या कर दिया, सेल्स को मान लिया 120। बट सर आप 120 पे कैसे पहुंचेगी, सेल को 120 मानो, मैं तो बोल रहा हूँ कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी मानो, आंसर आने वाला है। बट 120 सिर्फ मैंने इसलिए माना कि ये था ना ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ कॉस्ट था, वो कॉस्ट के 20% था। अगर वो सेल्स के 20% होता ना, तो सेल को 100 मानते तो उसका 20% 20 आ जाता है और सीओजीएस 80 आ जाता। बट वो कॉस्ट के 20% था, तो इसका मतलब कॉस्ट प्लस 20 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्लस 20% इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, दैट इज 120%, सेलिंग प्राइस इज 120%। मैंने उसका परसेंट हटा दिया और मैंने बोला फिर सेलिंग प्राइस को 120 मान लेते, जिससे कि थोड़े आंसर राउंड में आएंगे, मेरी डमी बैलेंस शीट राउंड में बनेगी। तो मैंने सबसे पहले सेल को मान लिया 120, कुछ भी मान सकते हैं, हमने माना 120 सेल मानने के बाद फिर मैंने उसको रेशो में डाला, अलग अलग रेशो में, जहां जहां डाल सकता था वहां डाला, और मैंने डमी बैलेंस शीट बनाई। पहले मेरी डमी बैलेंस शीट कैसे बन रही है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सेल्स को 120 मान के उन्होंने रेशो दिया था फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, फिक्स एसेट रेशो था 4, तो सेल्स डिवाइडेड बाय 4, 120 डिवाइडेड बाय 4, 30 आया मेरा फिक्स्ड एसेट, 30 आया मेरा फिक्स एसेट। एक सेकंड, ओके, 30 आ गया मेरा फिक्स एसेट। नेक्स्ट उसके बाद क्या किया मैंने, फिर फिक्स एसेट 30 आ गया, फिर मैंने देखा और कहां सेल है, स्टॉक में सेल है, स्टॉक टर्नओवर रेशो 6 है, मतलब सेल्स डिवाइडेड बाय स्टॉक 6 आ रहा है, तो सेल्स 120 था, तो 120 डिवाइड बाय 6 स्टॉक आ जाएगा, तो 120 डिवाइड बाय 6 20 रुपए का स्टॉक आ गया, तो 20 का स्टॉक आया। डेटर और स्टॉक सेम है, बोले डेटर और स्टॉक सेम है, तो स्टॉक भी 20, डेटर भी 20। फिर सेल्स टू नेटवर्थ, सेल्स टू नेटवर्थ में सेल 120 पकड़ा था, तो नेटवर्थ कितना, और कितना था 4 टाइम्स, तो नेटवर्थ के 4 टाइम्स सेल है, तो सेल्स को डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, तो 120 डिवाइडेड बाय 4, तो नेटवर्थ आ गया 30। नेटवर्थ में तो आता है इक्विटी प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, दोनों मिला के आ गया 30। और जितना बोले नेटवर्थ है उतना ही पहले लाइन में बोला था डेट इज टू इक्वल, डेट इक्विटी रेशो भी 1:1 है, तो जितना नेटवर्थ है मतलब इक्विटी है उतना ही डेट है, तो इक्विटी और डेट सेम आ गया 30-30। मेरे बैलेंस शीट में, डमी बैलेंस शीट में जो बनाई थी, तो डमी बैलेंस शीट में मेरा देख लो यहाँ पे, ये डमी बैलेंस शीट में मेरा 30-30 इक्विटी और ये आ गया करेक्ट, और इधर फिक्स एसेट 30 आ गया था, यहां तक हुआ। फिर उन्होंने और क्या बताया था, रेशो, रेशो सर ग्रॉस प्रॉफिट बताया था, तो वो हमने सीओजीएस ढूंढ लिया। तो 120 रुपए अगर हमारा सेल है, तो 120% के लिए 120, 120% के लिए 120, तो 100% के लिए कितना, तो सीओजीएस आ गया 100 रुपीज, 100 रुपीज का सीओजीएस आ गया, तो सीओजीएस टू क्रेडिटर बताया था, सीओजीएस टू क्रेडिटर्स 10:1, तो सीओजीएस 10 क्रेडिटर 1, तो हमने सीओजीएस डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो क्रेडिटर पता चल गया, तो सीओजीएस 100 था, 100 डिवाइड बाय 10, तो क्रेडिटर पता चल गया 10, 100 डिवाइड बाय 10 10 आ गया, तो हमको क्रेडिटर पता चल गया, हमने लिख दिया यहाँ पे क्रेडिटर 10। फिर लास्ट लाइन में, क्वेश्चन की लास्ट लाइन में उन्होंने बोला था कि इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग 10% फॉर होल ईयर, तो जितना भी लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म डेट पे पूरा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, लॉन्ग टर्म डेट पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, तो हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट सॉरी लॉन्ग टर्म डेट 30 था, 30 के 10% 3 रुपीज, तो हमारा डमी इंटरेस्ट आ गया 3 रुपीज, डमी इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 3 रुपीज, ये यहां लिख दिया, हो गया। फिर हमने क्या देखा, अब चेक करना था, यहां तक पहुंच गए, ये लास्ट वाला नहीं लिखा था पहले हमने, ये लास्ट वाला नहीं लिखा था, अदर करंट लायबिलिटी नहीं लिखा था पहले हमने, और हमको पता था कैश भी कुछ तो है, बट कैश की भी वैल्यू नहीं पता था, इतना सिर्फ हमको पता चल गया था, ये 15 और 45 नहीं, ये जो फिलहाल दिख रही है बैलेंस शीट, इतना हमको पहले पता चल गया था, ये हमने डमी बना दिया। फिर हमने क्या क्रॉस चेक, कि हम जो कर रहे हैं वो बराबर है क्या, और वो कंप्लीट है क्या, क्या खत्म हो गया क्या, इतनी करंट लायबिलिटी और इतनी करंट एसेट है क्या, इतनी करंट लायबिलिटी और इतनी करंट एसेट है क्या, ये क्रॉस चेक किया हमने। कैसे क्रॉस चेक किया, तो उन्होंने करंट रेशो बता दिया था 3, करंट रेशो उन्होंने बता दिया था 3:1, दैट इज करंट लायबिलिटी अगर 1 हो, करंट लायबिलिटी अगर 1 हो तो करंट एसेट 3 होगी, करंट लायबिलिटी 1 हो तो करंट एसेट 3 होगी। तो हमने देखा करंट लायबिलिटी में क्या क्या है, करंट लायबिलिटी में हमारे पास क्रेडिटर है 10 रुपए के और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 3 का, क्रेडिटर 10 का, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3 का, तो टोटल करंट लायबिलिटी फिलहाल कितनी बन रही है 13, टोटल करंट लायबिलिटी बन रही है 13। तो अगर समझो मान लो कि इतनी ही करंट लायबिलिटी है, तो 13 ही करंट लायबिलिटी, तो 30 into 3 39, तो बोले सर करंट एसेट 39 होना चाहिए, इफ करंट लायबिलिटी इज 13 देन मस्ट बी करंट एसेट शुड बी 39। बट सर ऐसा अगर बोलो तो फिर स्टॉक 20 है, डेटर 20 है, स्टॉक और डेटर दोनों मिला के 40 हो रहा है, 40 हो रहा है, और अगर ये दोनों ही 40 है तो टोटल करंट एसेट 39 कैसे हो सकती है, क्योंकि अभी तो कैश भी ऐड होना बाकी है, कैश की भी डमी फिगर लेना बाकी है, तो फिर ये गलत है, करंट एसेट 39 नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि फिर समझा हमको, अरे नहीं, फिर ये करंट लायबिलिटी जो है तो इनफ करंट लायबिलिटी नहीं है, और भी कुछ करंट लायबिलिटी है, कुछ और अदर करंट लायबिलिटीज है, वो हमको समझा कि और कुछ अदर करंट लायबिलिटीज है। फिर सवाल आया, फिर अदर करंट लायबिलिटीज कैसे ढूंढे, तो हमको बैलेंस शीट में 2 फिगर मिसिंग है, बैलेंस शीट में अदर करंट लायबिलिटीज है वो भी मिसिंग है, अदर करंट लायबिलिटी, और इधर कैश भी मिसिंग है, तो 2 चीजें मिसिंग हो तो बैलेंसिंग फिगर से नहीं आती, बैलेंस शीट में 2 चीजें मिसिंग हो तो वो बैलेंसिंग फिगर से नहीं आती। तो हमने वो 2 चीजें जो मिसिंग थी, उन 2 चीजों के एक चीज करने के लिए कि बाबा एक ही मिसिंग करते, 2 चीज मिसिंग है ना, तो 2 नहीं एक ही चीज मिसिंग करते, इसलिए हमने उसको नेट कर दिया, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कर दिया, वर्किंग कैपिटल ले लिया, बैलेंस शीट में क्या कर दिया, वर्किंग कैपिटल ले लिया, तो हमने ऐसी दूसरी बैलेंस शीट बता दी, या वहीं पे तुम कर सकते थे, बट मैंने दूसरी बता दी समझने के लिए कि तुम्हारे पास नेटवर्क 30 है, लॉन्ग टर्म डेट 30 है, और इधर फिक्स एसेट 30 है,
लॉन्ग टर्म डेट, नेटवर्थ और फिक्स एसेट पता है, मतलब लायबिलिटी साइड पूरी पता चल गई, फिक्स एसेट में एसेट साइड में फिक्स एसेट पता चल गया, फिर अब वर्किंग कैपिटल कितना, फिर हम नेट करके यहां लिख दिया वर्किंग कैपिटल, बट अब वो कितना, तो अब बैलेंस में एक ही चीज मिसिंग है, लायबिलिटी साइड पूरी है, एसेट साइड में फिक्स एसेट मिसिंग है और नीचे वर्किंग कैपिटल मिसिंग है। हमने वर्किंग कैपिटल निकाल लिया बैलेंसिंग फिगर से, बैलेंसिंग फिगर से हमको वर्किंग कैपिटल पता चल गया 30 रुपीज। अब हमको वर्किंग कैपिटल पता चल गया 30, तो हमने करंट रेशो का यूज किया, करंट रेशो का यूज करके हमने टोटल करंट एसेट और टोटल करंट लायबिलिटी निकाल ली, करंट एसेट का यूज करके हमने टोटल करंट एसेट और टोटल करंट लायबिलिटी निकाल ली। तो टोटल करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कैसे निकाली, तो हमने देखा इन टर्म्स ऑफ रेशो, इन टर्म्स ऑफ रेशो करंट एसेट इज 3, करंट लायबिलिटी इज 1, करंट एसेट 3, करंट लायबिलिटी 1, तो रेशो के टर्म्स में वर्किंग कैपिटल कितना, रेशो के टर्म्स में वर्किंग कैपिटल कितना, वर्किंग कैपिटल आता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कर दिया 2 आ गया, वर्किंग कैपिटल आ गया 2 इन टर्म्स ऑफ रेशो। तो फिर हमने बोला देखो करंट एसेट 3 है, करंट लायबिलिटी 1 है, वर्किंग कैपिटल 2 है, तो फॉर 2 देयर इज अ 30, फॉर 2 वर्किंग कैपिटल अमाउंट है 30, तो 2 के लिए 30, तो 3 के लिए कितना, 1 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करंट एसेट मिल गया 45, करंट लायबिलिटी मिल गया 15, करंट एसेट मिल गया 45, करंट लायबिलिटी मिल गया 15, तो फिर वो हमने बैलेंस शीट में लिख दिया कि चलो टोटल मिल गई हमको टोटल मिल गई है कि ये टोटल है 45 करंट एसेट की और करंट लायबिलिटी की है 15। अरे फिर आप टोटल मिल गई तो जो एक एक मिसिंग करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है वो बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया कि बोला सर 45 में से 20 स्टॉक चला गया और 20 डेटर चले गए, तो 20 प्लस 20 40, तो 45 में से 40 चले गए, तो बैलेंसिंग फिगर से कैश आ गई 5, डमी कैश, बैलेंसिंग फिगर से आ गई कैश, सॉरी 5 रुपए। फिर अदर करंट लायबिलिटी 15 में से 10 चले गए, 15 में से 3 चले गए, 10 और 3 चले गए, बचे 2, तो बैलेंसिंग फिगर से 2 आ गई। ये बन गई हमारी डमी बैलेंस शीट कंप्लीट, ये टैली भी हो जाती है, 10 30 प्लस 30 60 60 प्लस 15, यहां आ गया 75, यहां आ गया 75। ये एक बार डमी बैलेंस शीट बन गई कि उसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सीधा फाइनल आंसर्स निकालेंगे कि अगर हमको एक ही आंकड़ा पता था, वैल्यू एक ही पता थी, कैश की वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है कैश की 5 लाख, तो कैश की ओरिजिनल वैल्यू 5 लाख है, तो 5 लाख के लिए कितना है 5 रुपए, डमी जो हमारा कैश आया था वो 5 लाख के लिए 5 रुपए है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये 5 के लिए 5 लाख, तो फिर ये 30 के लिए कितना, फिर ये 20 के लिए कितना, फिर इधर 30 के लिए कितना, इधर 10 के लिए कितना, इधर 3 के लिए कितना, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, एक हर एक चीज निकाल ली और फिर इंडिविजुअल चीजें सारी निकलने के बाद बैलेंस शीट में लिख दी और ये हो गई हमारी बैलेंस शीट रेडी, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज, अकाउंटिंग के हिसाब से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए कि हमको ये चीज इतनी है तो दूसरी कितनी। चलो तो अभी क्वेश्चन बुक जो आपको दिया है, क्वेश्चन बुक टेलीग्राम में भेजा है, उसको ओपन करते हैं और क्वेश्चन बुक के क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो अब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है ना अब आपको आने मतलब आने जैसे, अब इसमें नई बात कुछ है नहीं, वेट तो वो इधर लेना पड़ेगा, बट तो थोड़ी देर के लिए एक से वेट वेट फिल करने आप पढ़ो तब तक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, कोई पहले 17 क्वेश्चन जो है ना वो क्वेश्चन बुक के पहले 17 क्वेश्चन तो वही है मॉड्यूल के जो हमने ऑलरेडी कर दिए, मॉड्यूल के टोटल 17 क्वेश्चन थे, प्रैक्टिकल के 6 और ये 11 और 6 हमने 17 हो गए, तो 18th क्वेश्चन नंबर देखो, 18th देखो, वहां से फिर वो क्या चालू हो रहा है, वहां से फिर वो आरटीपी एमटीपी और पास्ट एग्जाम पेपर, आरटीपी एमटीपी और पास्ट एग्जाम पेपर है, तो आप 18th क्वेश्चन पढ़ो, अगर आप ओपन कर सकते हो डाउनलोड कर सकते हो तो करो और वो 18th वाला क्वेश्चन स्टार्ट करो। अभी तो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है बट जल्दी इसका कंपाइलेशन बन जाएगा तो इसका भी प्रिंटेड बुक आ जाएगा। हाँ आप सुन रहे हो ना, कर रहा पढ़ रहे हो आप? हाँ
18th क्वेश्चन आई थिंक थ्री है। क्या लिखा है उसके ब्रैकेट में? ओके, थ्री नहीं है मतलब। इसमें से वो आरटीपी में से है ना? हाँ, और शुरुआत के कुछ पेजेस देखेंगे उसमें, तो शुरुआत के पेजेस में क्या है, तो मैंने वापस से रेशो, सारे रेशोज वहां पे वो मॉड्यूल से ही लिए है, एज इट इज लिए है, मॉड्यूल में भी ऐसी लिस्ट बनाई है, तो वहीं से मैंने वो लिस्ट यहाँ डाल दी। तो आपको समझो, अगर पास कंसेप्ट बुक नहीं रही और कोई रेशो देखना है तो आप सीधा यहाँ से भी वो रेशो देख सकते हैं। आते हैं 18 पे। फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल इन द बुक्स ऑफ तिरुपति लिमिटेड, है ना? फिक्स एसेट टर्नओवर 8 टाइम्स, कैपिटल टर्नओवर रेशो 2 टाइम्स, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो 8 टाइम्स, रिसीवेबल टर्नओवर, सारे टर्नओवर है तो सेल्स डिवाइड बाय फिक्स एसेट, सेल डिवाइड बाय कैपिटल, सेल्स डिवाइड बाय इन्वेंटरी, सेल्स डिवाइड बाय रिसीवेबल्स, एंड पेबल टर्नओवर। हाँ, इन्वेंट्री में गलत बोला मैंने, सेल्स डिवाइड बाय इन्वेंट्री नहीं आएगा, सीओजीएस डिवाइड बाय इन्वेंट्री आएगा। और पेबल में क्या आएगा, एक बार बताओ, पेबल टर्नओवर रेशो कैसे आता था, फॉर्मूला बताओ पेबल टर्नओवर रेशो। हाँ, क्रेडिट परचेस आता है यहाँ पे, परचेस, तो परचेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। रिसीवेबल में आता है क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल। जीपी रेशो दिया है 25%। ग्रॉस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, हाँ ये मिल गया आंकड़ा, अमाउंट मिल गई, अमाउंट मिल गई, यहां से सब निकल जाएगा। देयर इज नो लॉन्ग टर्म डेट और ओवरड्राफ्ट, बता दिया उन्होंने, ना लॉन्ग टर्म डेट है ना ओवरड्राफ्ट है, डेट ही नहीं है समझ। रिजर्व एंड सरप्लस है 2 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख का है। एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग मीन्स अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है 20,000, ये इसलिए दी है क्योंकि फिर हमको एवरेज इन्वेंट्री मिलेगी, तो क्लोजिंग पता होगी तो ओपनिंग मिल जाएगी। अब सॉरी 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 सॉरी, ये डायरेक्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है 20,000, वो क्या बोल रहे हैं, एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ द ईयर इज 20,000 अबव द बिगिनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है कितने से, 20,000 से, ओपनिंग से। तो ओपनिंग और क्लोजिंग में 20,000 का डिफरेंस है, याद है वो क्या करते थे, हमें ऐसा डिफरेंस दिया हो तो क्या करते थे? करेक्ट, हाँ, मतलब एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेने के पहले, एवरेज इन्वेंट्री निकालने के बाद ये डिफरेंस का आधा कर देने का, और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है तो फिर एवरेज इन्वेंट्री में डिफरेंस का हाफ ऐड करने का क्लोजिंग इन्वेंट्री मिल जाएगी, और अगर ओपनिंग इन्वेंट्री कम है तो एवरेज में से वो हाफ ऑफ डिफरेंस माइनस कर दे। सही बताया, ठीक है, सिंपल है, चलो फटाफट करो, थोड़ा इसमें ही थोड़ा जल्दी से करेंगे। कहाँ से शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले जीपी रेशियो मालूम है, जीपी रेशियो से सेल्स ढूंढ लेंगे, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, आप क्वेश्चन नंबर वगैरह डाल के करो। जीपी रेशियो से सेल आ जाएगा कैसे, तो जीपी की अमाउंट पता है 8 लाख, 8 लाख डिवाइड बाय 25%, जीपी रेशियो का फॉर्मूले में पुट कर दिया, बाकी कुछ नहीं, 32 लाख, 32 लाख का सेल आ गया। अब 32 लाख का सेल हो गया, उसके बाद एक एक चीजें ढूंढते, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो से फिक्स एसेट ढूंढ लेते हैं,
फिक्स असेट टर्नओवर रेशो 8 है, मतलब ही 32 लाख डिवाइडेड बाय 8, 32 लाख डिवाइड बाय 8 वो आ गया 4 लैक्स, फिक्स असेट 4 लाख आ गया। फिर उसका कैपिटल टर्नओवर रेशो, इससे हमको कैपिटल मिल जाएगा, कैपिटल टर्नओवर रेशो 2 है, तो 32 लाख डिवाइड बाय 2 वो आ जाएगा 16 लैक्स। फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, हाँ बट आप इन्वेंट्री ढूंढनी है, एवरेज इन्वेंट्री पर मिलेगी, एवरेज इन्वेंट्री मिलेगी, उसके लिए चाहिए सीओजीएस, क्योंकि रेशो होता है सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो सीओजीएस निकालने के लिए हमारे पास जीपी भी है, सेल्स भी है, तो हम 32 लाख 32 लैक्स माइनस 32 लैक्स माइनस 8 लैक्स, 32 लैक्स माइनस 8 लैक्स सीओजीएस आएगा, और डिवाइडेड बाय रेशियो क्या है, टर्नओवर रेशियो 8, 32 माइनस 8 24, 24 डिवाइड बाय 8 3 लैक्स, तो एवरेज इन्वेंट्री आई 3 लैक्स। अब ओपनिंग इन्वेंट्री ढूंढनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री ढूंढनी, तो जैसे हमारा डिस्कशन हुआ कि 3 लाख में जो डिफरेंस है, डिफरेंस का आधा लेस कर दो, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री कम है, तो 20,000 का डिफरेंस है, उसका आधा कर दो, 20 का आधा 10,000, तो आएगा 290, ओपनिंग इन्वेंट्री 290, क्लोजिंग इन्वेंट्री में डिफरेंस का आधा प्लस कर दो 10,000, तो 310 आएगा। चल रहा है यहां तक, बराबर है, चेक किया आपने, वेरी गुड। अब क्या निकालते हैं, रिसीवेबल्स निकालते हैं, रिसीवेबल 4 टाइम्स है, तो उसके लिए क्रेडिट सेल चाहिए, तो मानेंगे ऑल सेल इज इक्वल्स टू क्रेडिट सेल, हाँ टोटल सेल क्रेडिट सेल, तो रिसीवेबल सीधा आएगा 32 लाख डिवाइडेड बाय 4, 32 डिवाइडेड बाय 4 8 लैक्स। पेबल, हाँ ये आप बताएंगे मुझे, पेबल कितना आएगा बताओ। बस ये पेबल की वजह से ये क्वेश्चन इसमें है, अदरवाइज सिंपल था। सीओजीएस तो निकाल भी दिया ना, सीओजीएस तो ऑलरेडी हो गया, निकाल लिया है ना, 32 माइनस 8 24, हाँ करेक्ट करेक्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सीओजीएस इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सिंपली क्या करना है, तो बराबर बताया आपने, पूरा बराबर बताया, तो उसका जैसे आपने बोला सीओजीएस का फॉर्मूला लगाया, तो वो कैसे हो जाता कि सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर दो बस, 3,20,000 नहीं 24 लाख सीओजीएस है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक 310 माइनस ओपनिंग स्टॉक 290, तो आता 24,20,000, करेक्ट है, यही आया, तो उल्टा किया आपने। सिर्फ मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिन लोगों को वो नहीं समझा उनके लिए, हाँ ध्यान देना है, कहाँ पे, हाँ ध्यान दो। हमारे पास क्या क्या हमको चाहिए, पेबल टर्नओवर रेशो, पेबल टर्नओवर रेशो, इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेस
डिवाइडेड बाय एवरेज पेएबल। तो हमको ये पता है, क्वेश्चन में दिया है क्रेडिट टर्नओवर रेशो इज पेएबल टर्नओवर रेशो इज 6 टाइम्स, तो ये 6 है। अब हमको क्रेडिट परचेस चाहिए और एवरेज पेएबल चाहिए। तो एवरेज पेएबल तो मेनली तो ढूंढना है हमको। एवरेज पेएबल मतलब आपका क्रेडिटर्स का बैलेंस आएगा, एवरेज मतलब भी क्लोजिंग पकड़ लेंगे। तो पेएबल मतलब लायबिलिटी, क्रेडिटर्स आएंगे। अब क्रेडिट परचेस चाहिए, तो क्रेडिट परचेस के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है? तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ओपनिंग स्टॉक, फिर सीओजीएस और क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, तो अगर आपको फाउंडेशन का, 12th का, या आपको सीओजीएस का फॉर्मूला याद आ रहा हो, तो सीओजीएस इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। और ऐसा क्यों होता है? तो हम क्या बोलते हैं, सीओजीएस मतलब जितने गुड्स बिके सिर्फ उनकी कॉस्ट, जितने गुड्स बिके सिर्फ उसकी कॉस्ट, जो गुड्स सेल हुए, इसको सीओजीएस बोलते हैं। तो अब मुझे परचेस में फर्क है, परचेस अलग चीज होती है, सीओजीएस अलग चीज होती है। परचेस मतलब क्या? परचेस मतलब मैंने टोटल कितने गुड्स खरीदे इस साल में, इस साल में जितने खरीदे उसको बोलते हैं परचेस। बट ऐसा जरूरी नहीं कि जितने खरीदे उतने ही बेचे होंगे। हमारे पास कुछ पिछले साल का स्टॉक होगा, वो इस साल बेचा होगा, या जो इस साल खरीदे उसमें से कुछ बेचे ही नहीं होंगे। तो इसका मतलब सीओजीएस अलग होता है, परचेस अलग होता है। करेक्ट। तो अब हमको परचेस ढूंढना है, तो हम लॉजिकली कैसे ढूंढ सकते हैं? हम बोलते हैं सीओजीएस का क्या मतलब है? सीओजीएस का मतलब है कि जो गुड्स बेचे उसकी कॉस्ट, जो गुड्स बिके उसकी कॉस्ट। तो हमने खरीदे कितने होंगे? हमने खरीदे होंगे, जो बिके वो भी हमने खरीदे होंगे, जो हमने सेल किए वो भी कभी ना कभी खरीदे होंगे, और जो क्लोजिंग स्टॉक में बचे हैं, क्लोजिंग स्टॉक में बचे हैं वो भी हमने खरीदे होंगे। जो क्लोजिंग स्टॉक में बचे हैं वो भी हमने खरीदे, और जो हमने बेचे हैं वो भी हमने कभी ना कभी खरीदे होंगे। इसलिए फिर सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक, उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दो, सीओजीएस में क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दो, क्योंकि जो बेचे वो भी हमने खरीदे होंगे, जो बच गए हैं वो भी हमने कभी ना कभी खरीदे होंगे। इसलिए सीओजीएस प्लस परचेस, सॉरी, सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो इतने गुड्स हमारे पास थे, सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक मतलब इतने गुड्स हमारे पास थे। बट इसमें से सारे के सारे गुड्स अभी इसी साल खरीदे होंगे जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ ओपनिंग स्टॉक भी था, कुछ पिछले साल के भी खरीदे हुए थे। तो वो जो पिछले साल के खरीदे हुए थे वो हटा दो, क्योंकि वो इस साल नहीं खरीदे, वो पिछले साल ही खरीदे होंगे। इसलिए फिर हम परचेस कैसे निकालते हैं? परचेस निकालते हैं सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो मैंने ये एक्सप्लेन करके बता दिया। सीओजीएस में क्लोजिंग स्टॉक क्यों प्लस करना है? सीओजीएस में क्लोजिंग स्टॉक इसलिए परचेस करना है क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक में गुड्स है वो भी हमने कभी तो खरीदे होंगे, और जो सीओजीएस मतलब जो गुड्स बेचे वो भी कभी तो खरीदे होंगे, इसलिए सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक। बट जो ये सारे गुड्स खरीदे वो जरूरी नहीं इसी साल खरीदे होंगे, इसमें से कुछ ओपनिंग स्टॉक भी होगा, इसलिए ओपनिंग स्टॉक माइनस किया। ऐसा समझ में आ रहा है? तो ऐसा, नहीं तो सीओजीएस का फॉर्मूला आता है सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें सीओजीएस की वैल्यू डालो, ओपनिंग की डालो, क्लोजिंग की डालो, परचेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ, तो करेक्ट किया आपने। फिर परचेस कैसे आएगा? सीओजीएस हमारा इस क्वेश्चन में आया है 32 माइनस 8, 32 माइनस 8 24 लाख का सीओजीएस आया है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 310 का आया है, और माइनस ओपनिंग स्टॉक 290, फिर 24 प्लस 310 माइनस 290, 24,20,000। तो ये आ गया आपका 24,20,000 का परचेस। यहाँ पे स्टूडेंट गड़बड़ ये कर सकते हैं कि परचेस जो है वो भूल जाते पेबल में, पेबल टर्नओवर रेशो में वो परचेस निकालना ही भूल जाते, वो सीओजीएस लेके ही सॉल्व कर लेते। वो परचेस टर्नओवर का, सॉरी, पेबल टर्नओवर का रेशो कर लेते सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। तो सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर नहीं, क्रेडिट परचेस डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। अब वो कर लेते, वो फॉर्मूला आप फिर से कर लिख देते। 6 था वो, 6 इज इक्वल्स टू क्रेडिट परचेस, 6 इज इक्वल्स टू क्रेडिट परचेस 2420 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा 24,20,000 डिवाइड बाय 6, 24 डिवाइड बाय 6, 40,330,
3333 आ गया ये आपका भी, ये आ गया क्रेडिटर्स। अब ऑलमोस्ट सब कुछ आ गया है। पूछा क्या उन्होंने, सिर्फ बैलेंस शीट बनाने के लिए पूछा है ना। रिक्वायर्ड कैलकुलेट वेरियस असेट्स लायबिलिटीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। हो गया, असेट्स लायबिलिटीज बना दी, तो लिख देते, फिर बैलेंस शीट बना देते, इधर बताना शुरू। बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, फिक्स असेट आएगा, फिक्स असेट ढूंढा था हमने, फिक्स असेट 4 लाख का आया, फिक्स असेट 4 लाख। करंट असेट में अलग अलग असेट ढूंढी है, स्टॉक ढूंढा है, या इन्वेंट्री लिखो आप। स्टॉक है 320, सॉरी 310, क्लोजिंग स्टॉक 310 का है, क्लोजिंग स्टॉक 310 का है। फिर रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स ढूंढे थे, रिसीवेबल 8 लाख के हैं। अब कैश एंड बैंक भी होगा, कैश एंड बैंक भी होगा, बट वो पता नहीं तो बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। लायबिलिटी में क्या क्या है, लायबिलिटी में हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल कितना बोला है, 16 लाख, कैपिटल हमने निकाला 16 लाख। और उन्होंने क्वेश्चन में एक चीज स्पेसिफाई कर दी थी, कैपिटल लिख दिया 16 लाख, क्वेश्चन में उन्होंने क्या स्पेसिफाई कर दिया था कि नो लॉन्ग टर्म डेट, देयर इज नो लॉन्ग टर्म डेट एंड ओवरड्राफ्ट, मतलब और कोई करंट लायबिलिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म डेट भी नहीं, करंट लायबिलिटी भी नहीं हो, तो फिर करंट लायबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर्स है, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स है, और क्रेडिटर्स की वैल्यू हमने निकाली 4,03,333, तो हो गया, तो 16 लाख प्लस 4,03,333, 20,03,333, उसमें से 4 लाख फिक्स असेट के जाएंगे, 3,10,000 स्टॉक के जाएंगे, और 8 लाख रिसीवेबल के, तो 4,93,333 ये आ गया आपका कैश, बैलेंसिंग फिगर से कैश ये आ गया। ठीक है, क्लियर है। सिर्फ इसके आंसर क्रॉस चेक कर देता हूं, किसमें से था, कौन से आरटीपी में से था ये, मई 18 के आरटीपी, रुक भी जाएंगे, मैं इसका रिकॉर्डेड लेक्चर डालूंगा, बट और कोई तरीका मिलता है मुझे वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का। इनका फिक्स एसेट 3 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख, ये कहाँ से लाए इन्होंने बेटा, और कुछ दिया है। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है, कैपिटल टर्नओवर 2 है, इन्वेंट्री 8, रिसीवेबल 4, पेबल है, अरे हाँ 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 सॉरी, रिजर्व एंड सरप्लस दिया तो था, 2 लाख रुपए अलग से रिजर्व एंड सरप्लस दिया है उन्होंने, अपन ने वो लिखा नहीं। ओके, कैपिटल टर्नओवर रेशियो 2 टाइम्स था, तो 32 लाख का अपना आया है, डिवाइड बाय 2, 16, 16 में से 2 वो जाएंगे तो 14 आएंगे, फिर वो 16 में से 2 भी गए तो 14 आएंगे, वो ऐसे। और फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो 3 कैसे आई, ओके ओके ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने उसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे लिया, बड़ा ऐसा जरूरी कहा बोला उन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे लो,
ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बराबर है। सिर्फ उन्होंने जो निकाला वो सीओजीएस ऐसा आजमशन डाल के निकाला कि उन्होंने रेशो सीओजीएस के बेसिस पे निकाले, जबकि रेशो सेल्स के बेसिस पे ही निकलते हैं, कैपिटल हो या फिक्स एसेट, तो ये बराबर है। सिर्फ उसमें एक चेंज कर देना। चेंज क्या करना है, ये कैपिटल जो लिखा हमने, कैपिटल को बांट दो, 14 लाख ये कर दो, एंड रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख अलग से लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था। बस बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब ठीक है, चलेगा। अभी के लिए रुकते हैं, बाकी देख। होमवर्क में आगे के 2 क्वेश्चंस कौन से 99 20 30 क्वेश्चन है टोटल, तो कल हमारे हो जाने चाहिए 30 क्वेश्चन। सिंपल सिंपल है, अब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलो, गुड डे, बाय।